जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे, उनसे रिलेट करेंगे, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे लिए हैं, यूपीपीसीएस में जो आए हैं, बीपीएससी में जो आए हैं, एसएससीज में आए हैं, आरएएस में आए हैं, एनडीए में आए हैं, एमपीपीसीएस में आए हैं, सीडीएस में आए, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से इन एग्जाम से लिए गए हैं। सीएपीएफ हो गया, ठीक है, सीडीएस हो गया, और सारे एग्जाम से लिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, लगभग 125-130 क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 होगा। इसका पार्ट 1 होगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, जिसकी वजह से वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए आप यहाँ पे ट्यून इन करिए और देखिए कि कैसे हीट और थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, एमपीपीसीएस प्री 2017 का है। इसमें आपसे पूछ रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन। तो कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जब ट्रांसफर ऑफ हीट होती है थ्रू कन्वेक्शन, तो किन किन चीज़ों में ये हो सकता है कन्वेक्शन? ठीक है, कन्वेक्शन किन किन चीज़ों में हो सकता है? क्या वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैसेस में होगा या वैक्यूम में होगा? तो आपके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है सॉलिड्स एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड में होता है क्या? सॉलिड में तो कंडक्शन होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सॉलिड में क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है सॉलिड में, जो कि कंडक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफर करता है। लिक्विड्स में होता है क्या? हाँ, लिक्विड में कन्वेक्शन से हो जाता है। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट बाय बल्क ऑफ मूवमेंट, बाय मूवमेंट ऑफ बल्क ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बल्क ऑफ पार्टिकल्स, पूरे बल्क मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इनमें, कन्वेक्शन में। ठीक है, तो लिक्विड में ये हो सकता है। सॉलिड में हो सकता है क्या? अभी बताया नहीं हो सकता है। ठीक है, वैक्यूम में नहीं, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम मीडियम लेस होता है। इसमें वैक्यूम में मीडियम नहीं होता है, और कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों को ही मीडियम चाहिए होता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। तो वैक्यूम में तो नहीं होगा। वैक्यूम में क्या यूज होगा? वैक्यूम में रेडिएशन होता है। ठीक है, रेडिएशन, जैसे सन की रेज होती हैं वो वैक्यूम से आती हैं, स्पेस से आती हैं, वैक्यूम से आती हैं, तो उन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो रेडिएशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो वो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफरेंस हो रहा है। फिर ऑप्शन सी देखते हैं, गैसेज एंड लिक्विड्स। बिल्कुल सही है, गैसेज और लिक्विड्स में कन्वेक्शन जो है हीट ट्रांसफरेंस कर सकता है। ऑप्शन सी सही होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डी में वैक्यूम दिया हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, बिल्कुल सही है। कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। इट इज पॉसिबल इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस में ये पॉसिबल है। ठीक है, कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स। ठीक है, तो इन सारी बातों मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में हम लोग ने डिटेल में चर्चा की थी अपने चैप्टर में, जहाँ पे हमने आपको उसका ओरिएंटेशन बताया था, मीडियम बताया था कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में मीडियम्स क्या क्या होते हैं, स्पीड कैसी कैसी होती है। साथ ही साथ ये देखा था कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस के। ये सारी बातें हम लोग ने अपने चैप्टर में की है, तो आप वहाँ जाके एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर करिए और यहाँ आके एप्लीकेशन पार्ट या पीवाईक्यूज पार्ट कवर करिए, तब आपकी जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो पूछ रहा है अ लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाय। तो जो थर्मस फ्लास्क में हम लोग गर्म चाय डाल देते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं, कोई भी गर्म लिक्विड डाल देते हैं, तो वो लंबे टाइम तक या तो ठंडी रहती है या तो गर्म रहती है। ठीक है, कुछ फ्लास्क होते हैं वो ठंडा रखते हैं, कुछ फ्लास्क होते हैं वो गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई गेन या लॉस नहीं हो रहा है हीट का। कैसे नहीं हो रहा है? ना ही कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन तो होगा ही नहीं, सॉलिड है ही नहीं। ठीक है, तो कंडक्शन भी नहीं हो रहा है, कन्वेक्शन भी नहीं हो रहा है, और रेडिएशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तीनों ही नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो है लिक्विड ना तो कोई हीट गेन कर रहा है सराउंडिंग से, ना ही हीट लूज कर रहा है सराउंडिंग को। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो लिक्विड है वो बहुत देर तक गर्म रहती है, बहुत देर तक ठंडी रहती है। तो थर्मस फ्लास्क है वैक्यूम गैप बिटवीन द इनर चेंबर एंड द आउटर वॉल, सो देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, ना ही कंडक्शन हो पा रहा है, ना ही कन्वेक्शन हो पा रहा है, और ना ही रेडिएशन हो पा रहा है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफरेंस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मेन मुद्दा है हीट ट्रांसफरेंस का। ठीक है, हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो हीट अपने आप में स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने डील किया, यूपीपीसीएस प्री 2019 का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताया जा रहा है। ठीक है, लेटेंट हीट की बात हमने ऑलरेडी अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट में कवर कर रखी है। तो आपसे पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, स्टीम एट 100 डिग्री कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स दैट वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो भाप होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है उबलते हुए पानी से। क्यों?
तो हमने आपको इसका रीज़न बताया था वहाँ पे, हल्की सी बात यहाँ पे भी कर लेते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट वो होता है कि जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी स्टेट को चेंज, किसी मैटर के स्टेट को चेंज करने में, कितनी हीट चाहिए ये डिपेंड करता है कि मैटर कैसा है, ठीक है। लिक्विड से अगर लिक्विड से अगर वेपर्स में बनाना है तो बहुत सारी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में देखा था और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी देखा था, ठीक है, उसकी वैल्यूज भी देखी थी। तो अभी हमको तो वैल्यूज नहीं याद आ रही हैं, पर अराउंड 22 इंटू 10⁵5 kg पर जूल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड थी अगर लिक्विड को वेपर में चेंज करना है। तो वैसे ही सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करना होता है तो शायद 2.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी चाहिए लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए या सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब क्या होता है कि मतलब लिक्विड है ये, ठीक है, ये लिक्विड है मान लीजिए। रुकिए हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तब आपको लेटेंट हीट वाला पॉइंट समझा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड लाना या लिक्विड से वेपर में चेंज करने को जितनी भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। पर लेटेंट हीट में एक्चुअल टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये मान लीजिए ये वेसल है और ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, यहाँ से हम इनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये हीट है, याद रखिए ये हीट है H, ठीक है, ये हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला लेयर है ये भाप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग ड्रॉप्स हैं, ध्यान दीजिए, अलग अलग ड्रॉप्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, खूब गर्म करा जा रहा है, हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ये 100 डिग्री पे क्या होगा, बॉयल होना शुरू कर देगा, ठीक है, 100 डिग्री पे क्या होगा, बॉयल होना शुरू कर देगा। ये सारी बातें हमने अपने बॉइलिंग पॉइंट वाले लेक्चर में की थी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी बातें कर रखी हैं। तो 100 डिग्री पे क्या होता है, 100 डिग्री पे ये बॉयल होने लगता है। तो क्या होगा, बॉइलिंग का मतलब क्या होगा, ये वेपर्स में चेंज होने लग जाएंगे अब। तो ये जैसे मान लीजिए ये पहला ड्रॉप है, ठीक है, पहला ड्रॉप क्या हुआ, पहला ड्रॉप वेपर हो गया, ये वेपर हो गया। फिर दूसरा ड्रॉप वेपर हुआ, तीसरा ड्रॉप वेपर हुआ, चौथा ड्रॉप वेपर हुआ, पांचवा ड्रॉप वेपर हुआ, ठीक है। ऐसे जब तक 9 ड्रॉप वेपर नहीं हो जाएंगे तब तक इनका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, कितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, जब तक सारे के सारे जो ड्रॉप्स हैं, हमारे 9 ड्रॉप्स हैं, वो पूरे के पूरे 9 वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, तब तक ये क्या होगा, तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो इसको लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि हर ड्रॉप को वेपर में चेंज होने में विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द टेम्परेचर उतना ही है, ठीक है, टेम्परेचर वाटर पे उतना ही है, 100 डिग्री पे ही बॉयल हो रहा है और 100 डिग्री पे ही वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे इसका क्या मतलब है कि अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एनर्जी जा कहाँ रही है, वो हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, वो हीट एनर्जी इनमें एब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है, स्टीम्स में एब्जॉर्ब हो जा रही है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जा रही है स्टीम्स में, इसलिए स्टीम ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए जो स्टीम होती है वो दैट कॉजेज मोर सिवियर बर्न्स एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये 100 डिग्री पे ये पानी है, आप पानी छुएंगे तो उतना गर्म नहीं होगा क्योंकि पानी के पास सिर्फ 100 डिग्री की हीट है, ठीक है। स्टीम्स के पास क्या है, 100 डिग्री प्लस जो एक्स्ट्रा हीट मिली जा रही है उसको कंसिस्टेंटली वो है, ठीक है। तो सिवियर बर्न्स इसलिए हो जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी था जो हमने आपको समझा दिया है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर देख लेते हैं। तो हमसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या बात पूछ रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टीम इज अ गैस, नहीं ये कोई खास बात नहीं है। स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट, बिल्कुल सही बात है, ये ज़्यादा हीट प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा हीट है, ये ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। स्टीम इज हाईली कंबस्टिबल, बकवास, स्टीम एग्जैक्ट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। तो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड causes more severe burns than water at the same temperature because steam provides more heat। more heat क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री है, पर 100 डिग्री के आगे भी गर्म करते जाते हैं, तो वो जो हीट होती है वो स्टीम एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। water will begin to change from liquid to gaseous state। for this change to take place additional energy is required, ठीक है। तो जो additional energy होती है वो 540 कैलोरीज पर लिक्विड होती है, जो हमने बताया था आपको, वो उसको आप ग्राम समझ लीजिए। एवरी ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर रिक्वायर्स 500 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। हमने आपको समझाया यही होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। सो while they both exist at the same temperature, steam would have lot more heat energy due to addition of
40 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, हमने आपको बताया था पर लिक्विड, पर ये लिक्विड है और पर लिक्विड जब वो वेपर में चेंज होगी तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी उसको। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट जो है की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है 550 कैलोरीज पर ग्राम। दिस इज वाई हीट बर्न्स वर्स देन वाटर बर्न्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मूव करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। हैंड बर्न्स मोर बाय स्टीम कंपेरेटिवली टू बॉइलिंग वाटर। रिपीट हो गया है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ये है, 93 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा है। तो उत्तराखंड लोअर सब में पूछा गया था 2010 में। द हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरीज टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री टू स्टीम एट 100 डिग्री। ठीक है, तो कितनी हीट चाहिए 100 डिग्री से 0 डिग्री से 100 डिग्री लाने में। ठीक है, तो यही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट यूज हो जाता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो होती है वो क्या होती है, वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक है, मतलब आइस को कितनी हीट चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम हीट चाहिए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। द हीट रिक्वायर्ड फॉर आइस एट 0 डिग्री टू कन्वर्ट इन वाटर इज 180 कैलोरीज। ठीक है, 80 कैलोरीज चाहिए। जैसे हमने अभी लास्ट में देखा था कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो 540 कैलोरी चाहिए। ठीक है, 540 कैलोरीज चाहिए। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था। उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होता है। ठीक है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है उसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होता है, जो ये कहता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है सॉलिड को लिक्विड स्टेट होने में। तो 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए होती है। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए होती है। तो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी लगती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम। अब 0 से 100 जाएगा। ठीक है, 100 जा रहा है, तो 100 जा रहा है 100 डिग्री 100 कैलोरीज चाहिए होगी। ठीक है, 0 से 100 गया तो 100 कैलोरीज। ठीक है, 100 कैलोरीज हो गई। तो ये हो गया 80 प्लस 100 लिक्विड में। अब बॉइलिंग वाटर हो गया है, अब स्टीम में जाना है। ठीक है, बॉइलिंग हो गया है, अब स्टीम में जाना है। स्टीम के लिए हमने क्या देखा था, बॉइलिंग वाटर कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बॉइलिंग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, तो 540 कैलोरी। ठीक है, 540 कैलोरी। तो ये 540 कैलोरी हो गई। तो 80 प्लस 100 प्लस ये 540 विच बिकम 720 कैलोरीज। ठीक है, विच बिकम 720 कैलोरीज। तो 0 डिग्री मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए और लिक्विड को फिर वेपर में चेंज होने के लिए टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है 720 कैलोरीज। क्यों, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए 80 डिग्री चाहिए, 80 कैलोरीज चाहिए होती है। ठीक है, फिर 0 से 100 डिग्री पहुंचने के लिए 100 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, और लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए बॉइलिंग लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए 500 कैलोरीज पर ग्राम रिक्वायर्ड होती है, विच मेक्स टोटल ऑफ 720 कैलोरीज। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ये याद रखिएगा 720 कैलोरीज चाहिए होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर आर द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट थर्मामीटर एट द सेम। अरे ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन देखा था सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में, C/5 इज इक्वल टू एफ C/5 इज इक्वल टू है ये F-32/9। ठीक है, F-32/9, F-32/9। अब सेंटीग्रेड बराबर है थर्मामीटर के, सॉरी फ़ारेनहाइट के, तो यहाँ F की जगह क्या रख देंगे, C रख देंगे। C/5 इज इक्वल टू C-32/9। ठीक है, अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा, -40 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कभी कभी। देखिए IAS में पूछा गया है 93 में, फिर यूपी PCS मेंस में 2015 में, फिर 2003 में कहीं पूछा गया था। तो आप इसको ये वाला, अच्छा हाँ ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फिर जब F बराबर हो गया C के तो यही चीज़ हो गई C/5। ठीक है, C/5 इज इक्वल टू C-32/9। ठीक है, C-32/9, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 9C हो जाएगा, 5C हो जाएगा, 5C माइनस 32 × 5 कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 3 15, हाथ लगे 160। ठीक है, तो ये हुआ 9C माइनस 5C, 9C हो गया, हम आपको पूरा सॉल्व करके ही दिखा देते हैं। 9C हो गया, 5C हो गया, माइनस 32 × 5 160 आया था ना, हाँ 160 आया था। ठीक है, तो 5C इधर जाएगा तो 4C हो जाएगा, 4C हो जाएगा, 4C इज इक्वल टू -160,
तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 4×4 = 16 -40, ठीक है, हाँ वही -40 आ गई, ठीक है, -40 आ गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखिएगा, आगे और काम आएगा एप्लीकेशन पार्ट में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 वही पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी वही पूछ रहा है कि कब कब सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल कॉन्साइड करते हैं, ठीक है। तो ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है 2020 का, ये 95-94 का है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट आप लोग याद रखिएगा, स्पेसिफिकली ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना है स्पेसिफिकली, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है, आरएएस में पूछा गया है, एट व्हाट पॉइंट फॉरेनहाइट टेम्परेचर इज डबल ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या कर दिया है, डबल कर दिया, तो वही C/5 इज इक्वल टू C-32 होता है, और सॉरी F-32/9 ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये F कर दीजिएगा, ठीक है, F, ठीक है। अब क्या किया है, इसमें फॉरेनहाइट टेम्परेचर F जो है 2C कर दिया गया है, ठीक है, C इज इक्वल टू 5 C/5 इज इक्वल टू 2C -32/9, ठीक है, अपॉन 9, तो ये 9C हो गया, ये हो गया 10C, 5 to 10C, और ये -32/160, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, ये -C हो जाएगा, इज इक्वल टू -160, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल, C 160 आंसर होगा, C 160 डी बिल्कुल सही आंसर है। देखा है, ऐसे एप्लीकेशन पार्ट पूछते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, उत्तराखंड पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी मैन, ठीक है, हेल्दी मैन का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस, हाँ यही होता है, ठीक है, यही ऑप्शन होना चाहिए। बी 37 फॉरेनहाइट, नहीं फॉरेनहाइट में तो नहीं होता है, ठीक है, फॉरेनहाइट में नहीं होता है। 98.4 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं होता है। 98.4 केल्विन, केल्विन तो लगभग 310 केल्विन होता है, ठीक है, और ये 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आंसर देखते हैं, इसका ए होगा ना, हाँ बिल्कुल सही है, ए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, नॉर्मल कोर बॉडी ऑफ टेम्परेचर ऑफ हेल्दी रेस्टिंग अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज स्टेटेड टू बी 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, या 37.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसका जो है सही टेम्परेचर होता है किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। फॉरेन हाइट में कितना होता है, 98.6 फॉरेन हाइट होता है, ठीक है, 98.6 फॉरेन हाइट होगा, या 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया जाए केल्विन में, तो वो 310 केल्विन आ जाएगा। मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर क्या क्या होता है, 37 डिग्री होता है, 98.6 होता है, और 310 केल्विन होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, और 310 केल्विन में होता है, ठीक है। ये टेबल आप बना लीजिएगा और 2-3 बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको दिमाग न लगाना पड़े, बस जो रट्टे वाली चीज़ है रट्टा करके आराम से निकल जाए, कोई वहाँ दिमाग लगाने का टाइम नहीं है अपने पास, ना ही कोई सरप्राइजेस का टाइम है, ठीक है। तो डायरेक्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेबुलर फॉर्म में लिख ली जाती हैं, ताकि लास्ट टाइम में अच्छे से रिविजन हो सके, और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग बता सकें, ठीक है। अब जैसे IAS प्री 95 का क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन केल्विन स्केल। अब आपको नॉर्मल बॉडी ह्यूमन टेम्परेचर की पता है सेल्सियस में, फिर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली याद रहेगा 310 केल्विन, आप डायरेक्ट इसको मार्क करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा भी अप्रोच रखना है, ठीक है। आपको कोई बहुत वहाँ पे अपने आप को हीरो नहीं साबित करना है कि हम पूरा सॉल्व करके ही बताएंगे, नंबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके, जितना इनोवेटिवली क्रिएटिवली आप टाइम बचा के अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी, वही चीज़ मैटर करता है, ठीक है। फिर 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा है प्री एग्जाम में 2015 यूपीपीसीएस के, कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, इट्स इक्वलेंट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। देखिए वही वाला सी वाला जो फॉर्मूला है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, F-32/9, ठीक है। ये यहाँ पे F रख देंगे 98.4, तो आ जाएगा हमारा आंसर 36.89, ठीक है। ये एप्लीकेशन पार्ट भी पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, एक तो चीज़ ये, और एक ये टेबल याद रखनी है कि ह्यूमन बॉडी की, ये हम आपको येलो कलर से वो कर दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी का, हेल्दी बॉडी का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट में होता है, और 310 केल्विन में होता है। ये 3 टेम्परेचर आपको याद रखने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि सेल्सियस और फॉरेनहाइट कब बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पे बराबर होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बराबर होंगे -40 पे, -40 की वैल्यू पे ये बराबर होंगे, ठीक है।
फिर आपसे पूछ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस, तो ये हमने देखा था लगभग 37 डिग्री है, ठीक है 37 डिग्री, तो होती एक्चुअल 36.9 है, विच गेट्स राउंड अबाउट बाई 37 डिग्री, ठीक है, जो राउंड ऑफ होके 37 हो जाती है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर डजंट हैव निगेटिव वैल्यू, तो केल्विन में निगेटिव वैल्यू नहीं होती, ये भी आप याद रखिएगा। केल्विन स्केल हैज नो निगेटिव वैल्यूज, तो केल्विन में हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है पॉजिटिव में मेजर किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा केल्विन में हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर निगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है, ये एक याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। यूपी आर ओ का क्वेश्चन है 2017 का। फिर यूपी बीईओ में पूछा गया था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वाले जो पोस्ट थी उसके लिए 2019 में, कि फॉरेन हाइट स्केल में 2200 फॉरेन हाइट है, सेल्सियस में क्या होगा, तो वही C/5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 9, तो यहाँ पे जब 200 रखेंगे वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगी सेल्सियस में वो 93.3 रहेगी, ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया है। ये देखिए कितने ही क्वेश्चन पूछ रहा है वही एप्लीकेशन से, उसी फॉर्मूले से जिसमें है C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है। लेट द एवरेज टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फॉरेन हाइट बी CNF इफ CNF आर रिलेटेड टू F इज इक्वल टू दिस। देखिए यहाँ पे तो आपको पूरा वही दे दिया है, तो अब आपको पूरा अच्छे से निकालना है, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। एवरेज टेम्परेचर इज CNF, तो C और F बराबर कर दिए हैं, तो ये पूरा रिलेशनशिप आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप आपको निकालनी थी, जो कि F इज इक्वल टू 9/5C + 32 आ गई, ठीक है। सी एफ और सी का रिलेशन देना था, ठीक है। इफ सी एंड एफ आर रिलेटेड टू दिस देन एफ, ठीक है। तो ये तो यही आंसर हो गया एकदम एग्जैक्ट, पता नहीं क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा सी और एफ यहाँ पे ऊपर बार लगा दी, ऊपर बार लगा दी है बस, ठीक है, बिल्कुल सही। 17वां क्वेश्चन बीपीएससी 2018 का है, वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेन हाइट, ये C/5 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू कितना होता है, F-32/9, तो C की वैल्यू रख देंगे 40 डिग्रीज, तो इसका आंसर आ जाएगा 104 फॉरेन हाइट, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 50, बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेन हाइट देखा था हमने, ये आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं डील करेंगे। 19 क्वेश्चन यूपीपीसीएस 97 का है, आपसे पूछ रहा है इन कोल्ड कंट्रीज, जो ठंडी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे अल्कोहल प्रेफर की जाती है मरकरी में, अल्कोहल इज प्रेफर्ड टू मरकरी एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड, तो थर्मामीटर जो होता है वहाँ पे अल्कोहल भरी होती है, ठीक है, शराब भरी होती है, ठीक है, मरकरी नहीं भरी होती, हमारे यहाँ क्या होता है मरकरी भरी होती है, पर वहाँ पे शराब भरी होती है, क्यों, कोल्ड कंट्रीज में, अच्छा जो ठंडी कंट्रीज है वहाँ पे अल्कोहल क्यों भरी जाएगी, ठीक है, आप ये कॉमन सेंस भी लगाइए, यहाँ पे अल्कोहल क्यों भरी जाएगी, पीने के लिए तो भरी नहीं जाएगी, पीने के लिए तो आपके लिए अलग स्थान होगा, ठीक है, पीने के लिए तो भरी नहीं जाएगी कि भैया हॉस्पिटल से, अरे केमिस्ट शॉप से खरीद के ले गए थर्मामीटर, थर्मामीटर से दारू निकाल के पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, पीने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो और थर्मामीटर का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर को जज करना, कितना टेम्परेचर है ये बताना, ठीक है। तो आप ऐसी लिक्विड लेंगे जो ठंडी कंट्रीज में जमे नहीं, है ना, ठंडी कंट्रीज में जमे नहीं, जो जम ना जाए, वरना जम जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो एल्कोहल को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत लो है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो है एल्कोहल का कंपेयर्ड विद मरकरी। मान लीजिए मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट है -15, मतलब -15 डिग्री पे मरकरी फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, तो अल्कोहल का होगा -60, ठीक है, -60, तो ये ज़्यादा लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, सॉरी, अल्कोहल का जो -60 डिग्री है वो ज़्यादा लोअर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तो जब तक पारा -60 तक नहीं गिरेगा, जब तक ठंडी -60 पे नहीं पहुंच जाएगी, तब तक जो थर्मामीटर में अल्कोहल है वो जमेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए लो फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है, अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हम ऑप्शन ए बोल रहा है अल्कोहल हैज़ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल यही सही आंसर है, ठीक है, यही सही आंसर है। फिर ऑप्शन बी भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, तो अल्कोहल इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। अल्कोहल इज चीपर देन मरकरी, ये भी कोई नहीं है, महंगी हो या जो भी हो कोई इससे यहाँ मतलब नहीं, पता चलता है कि मरकरी क्यों नहीं यूज़ होती है और अल्कोहल क्यों यूज़ होती है। फिर ऑप्शन डी बोल रहा है वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर, नहीं नहीं भाई इसका काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो जो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत लो है, लगभग -112 डिग्री है, ठीक है, जो कि ठंडी कंट्रीज में क्रिएट करता है क्या, कि वो एंटी फ्रीजिंग टाइप की चीज़ हो जाती है कि उसको फ्रीज नहीं होने देता, अनलेस अल्कोहल को फ्रीज नहीं होने देता अनलेस जो है कोल्ड टेम्परेचर -112 पे पहुंच जाए, ठीक है, -112 पे पहुंच जाए।
ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटी फ्रीज फॉर मोबाइल ऑटोमोबाइल इंजन। ठीक है, तो जैसे हम लोग लद्दाख में अपनी बाइक वाइक लेके जाते हैं, कार के पेट्रोल डीजल्स लेके जाते हैं, तो वो फ्रीज क्यों नहीं होते हैं? वहाँ तो इतनी ठंड होती है, वहाँ तो पानी जम जाता है, तो ये लोग क्यों नहीं जमते हैं? क्योंकि क्या होता है, डीजल में डाल दिया जाता है, ऑटोमोबाइल इंजन में डाल दिया जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल को यूज़ किया जाता है। यहाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए, ना इथेनॉल, ना मीथेनॉल, ना प्रोपाइल एल्कोहल। यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको यूज़ किया जाता है एंटी फ्रीजिंग के लिए। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग के लिए मतलब ये लिक्विड्स को जमने नहीं देता है। ठीक है, क्या करता होगा ये, तो ये मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट है उनको लो कर देता होगा। ठीक है, ये यही करता होगा, तभी फ्रीजिंग नहीं होती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर फ्रीजेज एट 45 डिग्री। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है कि ये बोलता है, ये करता है क्या है कि ये वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या करता है, लोअर कर देता है, लगभग -45 डिग्री तक कर देता है। दैट इज वाई वाटर इज नॉट फ्रोजन इन द इंजन ऑफ कोल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को मिला के क्या होता है, पानी जमता नहीं है, डीजल जमता नहीं है, और पेट्रोल भी जम नहीं जाता है वहाँ पे, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को और लो कर देता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत लो कर देता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे, झारखंड पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट क्या होगा, जीरो टेम्परेचर थियोरेटिकली लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, थियोरेटिकली लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो इज लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एट विच पॉइंट द एटम्स ऑफ सब्सटेंस ट्रांसमिट नो थर्मल एनर्जी। जहाँ पे जो सब्सटेंस का एटम है वो कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं ट्रांसमिट करता है, दे आर कंप्लीटली एट रेस्ट। इट इज जीरो ऑन केल्विन स्केल विच ट्रांसलेट्स टू -273 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये भी आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा, रट्टा मान लीजिएगा, इसका स्टार लगा लीजिए कि लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होता है, तो ये जीरो होता है केल्विन स्केल पे, और सेल्सियस में कितना होता है, -273 डिग्री 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीट। हीटिंग, जब कोई चीज़ को गर्माया जाता है, किसी मैटर को गर्म किया जाता है, तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अकर्स ओनली इन सॉलिड। हीटिंग तो, एक्सपेंशन तो लिक्विड में भी हो जाता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी, इंक्रीजेज द वेट ऑफ मटेरियल। कैसे वेट बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि आप 1 किलो दूध को गर्माएंगे तो वो 2 किलो 2 लीटर हो जाएगा, सॉरी 1 लीटर दूध को उबालेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा, वेट तो उसका उतना ही रहेगा। ठीक है, डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, हाँ ये सही है, ऑप्शन सी सही है, डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। फिर ऑप्शन डी क्या है, अकर्स एट द सेम रेट फॉर ऑल, नहीं ये तो अलग अलग लिक्विड है। ठीक है, तो डेंसिटी घट जाएगी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में डेंसिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, डेंसिटी क्या करती है, घटती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, मोस्ट मटेरियल्स एक्सपैंड और इंक्रीजेस देयर वॉल्यूम, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी घटी, वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, डेंसिटी घटी, हम लोग देख रहे हैं ना, अगर मास को हम लोग कांस्टेंट रख दें तो डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो गर्म किया, क्या हुई, डेंसिटी क्या हुई, वो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ मतलब जो पहले इतना था एक्सपैंड होके अब इतना हो गया। ठीक है, एक्सपैंड होके इतना हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पे, वॉल्यूम देखिए बढ़ गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया, पहले इतना था सिर्फ। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे हम रेट से कर रहे हैं, रेट से जहाँ काम कर रहे हैं अपर पोर्शन में, यहाँ पे ये। ठीक है, तो पहले ये था, फिर हमने यहाँ पे हीट अप्लाई किया, हीट सप्लाई किया, तो ये एक्सपैंड होके इतनी हो गई। ठीक है, एक्सपैंड होके ये इतनी हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई, तो वॉल्यूम बढ़ी तो क्या घटेगा, डेंसिटी घटेगी, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, व्हेन आइस मेल्ट्स तो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, यूपीपी से 2012 में पूछा गया था। तो आपसे पूछ रहा है, व्हेन आइस मेल्ट्स देन व्हाट हैपेंस। ठीक है, जब आइस पिघलती है, बर्फ पिघलती है, तो क्या होता है। ऑप्शन ए है वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है वॉल्यूम डिक्रीजेस, ऑप्शन सी है मास इंक्रीजेस, या ऑप्शन डी है मास डिक्रीजेस। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, मास का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मास का कोई रोल नहीं है मेल्ट होने में या फ्रीज होने में। ठीक है, वॉल्यूम का ही सारा खेल है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू
मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब लिक्विड की ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड आइस से, ठीक है, आइस से ज़्यादा डेंसिटी होती है किसकी, लिक्विड की, ठीक है। अब लिक्विड क्या हुआ, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ी तो क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ी, वॉल्यूम कम हो गई, ठीक है। ये हमने देखा था अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कि डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है सॉलिड से, ठीक है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा है, ठीक है, तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो जब आइस मेल्ट होगी, लिक्विड हो जाएगी, तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो लिक्विड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है, तो लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा। Elements such as cast iron, ice, antimony, bismuth and brass when melts their volume decreases, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो जब मेल्ट होते हैं इनका वॉल्यूम घट जाता है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डेंसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स फ्लोट इन देयर ओन मेल्टेड लिक्विड, ठीक है, तो ये अलग बात है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आइस मेल्ट होगी तो वॉल्यूम घटेगी, ठीक है, वॉल्यूम घटेगी, क्यों, क्योंकि लिक्विड जो होती है जब आइस मेल्ट होकर लिक्विड में हुई, लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है वाटर सॉलिड आइस से, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम घट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। अब बढ़ते हैं 26 की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो आपसे पूछा जा रहा है थर्मोस्टैट इज रिलेटेड टू, तो थर्मस मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, हीट या टेम्परेचर, ठीक है। तो 26 का आंसर ऑप्शन बी होगा, टेम्परेचर। यूपी पीसीएस 93 में पूछा है, फिर यूपी पीसीएस 2007 में पूछा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा है, यूपी पीसीएस 96 में पूछा है। देखा, एक ही क्वेश्चन है, उसको इतनी बार इतनी जगह पे रिपीट किया है, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे एक ही क्वेश्चन रिपीट किया है कि थर्मोस्टैट का क्या काम है। तो थर्मोस्टैट का एक ही काम है कि ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ठीक है, थर्मोस्टैट, ठीक है, थर्मो मतलब टेम्परेचर और स्टैट मतलब अपने आप रेगुलेट कर लेता है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो या तो कांस्टेंट टेम्परेचर करेगा या रेगुलेट करेगा टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम को, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है, यूपी पीसीएस 2007 का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर इज, ठीक है, तो कौन सा सबसे सेफ टेम्परेचर है जो भी खाना रखा गया है फ्रिज के अंदर उनको फ्रेश रखने के लिए, ठीक है। तो ये रट्टा क्वेश्चन है, इसमें बस आप याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस जो है सेफेस्ट टेम्परेचर है किसी भी खाने को फ्रेश रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर्स डू नॉट डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक और स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेफ्रिजरेटर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको नहीं डिस्ट्रॉय करता है, वो बस क्या करता है कि खाने की रेस्पिरेशन को रोक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से खाना बासी नहीं होता है, थोड़ा सा फ्रेश रहता है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर स्लोज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी इन द फूड, बस उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उनको उनकी ग्रोथ को स्लो कर देता है, ठीक है। सम बैक्टीरिया ग्रो मोस्ट रैपिडली इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 40 डिग्री टू 140 फ़ारेनहाइट, द डेंजर जोन, ठीक है। तो 40 डिग्री से 140 फ़ारेनहाइट तक जो है माइक्रो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, ठीक है, बहुत गर्म टेम्परेचर में बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, ठीक है। तो सेफेस्ट टेम्परेचर इनका 4 डिग्री हो जाता है, तो हमारे हिसाब से तो 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब जब हो रहा है तो 0 डिग्री, पर चलिए ठीक है, अब इनके पीछे कोई साइंस होगी, हमें क्या पता। Thus it is necessary to make sure that temperature is maintaining the recommended temperature of 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिलो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 101.7 डिग्री से लगभग 3.3 डिग्री सेल्सियस तक फूड को रखना चाहिए इस टेम्परेचर पे फ्रिज में, ठीक है। तो फूड को खाने को लगभग 1 डिग्री से 3 डिग्री 4 डिग्री तक के बीच में रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा ये खाली एक यूनिट मतलब एक यूनिट वैल्यू है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। व्हेन सॉगी बिस्किट्स आर केप्ट इनसाइड द फ्रिज फॉर सम टाइम दे बिकम क्रिस्प, ठीक है। तो जो सॉगी बिस्कुट्स मतलब कौन से बिस्कुट, जो सील जाते हैं ना, सील जाते हैं, खुले पैकेट में रह जाते हैं जिनमें मॉइस्चर चला जाता है, ठीक है। सीलते कैसे हैं, तो मॉइस्चर चला जाता है अंदर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है वो सराउंडिंग से, ठीक है। तो हमारे बिस्किट्स हैं, नमकीन है, लाई है, चना नहीं होता ना, चना नहीं होता, लाई हो जाती है, हमको लाई बहुत अच्छी लगती है, लाई चना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी जैसे खुला छूट जाता है कहीं पे तो लाई थोड़ा सा सील जाती है, क्यों सील जाती है, लाई जान रहे ना आप लोग, लैया, ठीक है। और जो और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं उनके लिए एक वर्ड होता है, शायद मुरमुरे होता है क्या, तो मुरमुरे होता है लाई, ठीक है। लाई बढ़िया चीज़ होती है, एकदम मज़ा आ जाता है लाई चना खा के। और अगर अच्छी सी वो मिली हो मिर्चे वाली चटनी या मिर्चे वाला एक जो देते हैं लाई चने वाले, अरे भाई मज़ा आ जाता है, ठीक है। चलिए अभी इसको रिकॉर्ड करने के बाद खाते हैं। तो सॉगी बिस्कुट्स का मतलब क्या होता है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है।
इसके बाद जब वो फ्रिज में रखा जाता है तो क्या होता है, वो फिर से क्रिस्प हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। कड़े क्यों हो जाएंगे, मॉइस्चर लूज कर दिया। सॉगी कब हुए थे, जब मॉइस्चर ले लिया था एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर था वो एब्जॉर्ब हो गया है बिस्कुट्स में या नमकीन में, इसकी वजह से वो सील गए थे, सॉगी हो गए थे। क्रिस्प कब होगा, जब उनमें जो मॉइस्चर था वो बाहर निकल गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तब वो क्रिस्प हो गए। तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शंस। कूलिंग इंक्रीजेज एक्स्ट्रा मॉइस्चर, नहीं, अगर कूलिंग एक्स्ट्रा मॉइस्चर इंक्रीज कर देगा तो ये और सॉगी हो जाएंगे, ठीक है, जैसा नहीं होता है, कूलिंग एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रिलीज करती है, ठीक है। ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन। ऑप्शन बी है ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब, ठीक है, ये तो सही बात है, ह्यूमिडिटी जो होती है इनसाइड द फ्रिज वो लो होती है, ठीक है, इनसाइड द जो फ्रिज में ह्यूमिडिटी होती है वो लो होती है, ठीक है, और एक्स्ट्रा मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब होगा तो और सॉगी हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज हाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब्ड। अच्छा हाँ, ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब वाली बात, फ्रिज वाली बात एब्जॉर्ब हो रही है, ये फ्रिज वाली बात कर रहा है, ठीक है, ये फ्रिज वाली बात कर रहा है, ह्यूमिडिटी जो होती है इनसाइड द फ्रिज वो लो होती है, ये ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन सी तो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी फ्रिज में बहुत हाई नहीं होती, ये गलत है, और प्रेशर इनसाइड द फ्रिज इज हाई, ये प्रेशर की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए ना। हाँ, ये देखिए ऑप्शन बी। तो हमने आपको यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे वो अप्लाई हो सके और हम अपना आंसर जो है एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हमने आपको बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट, ये एक एयर पैकेट है, ठीक है, एक एयर पैकेट ये है, एक एयर पैकेट ये है, ठीक है, एक एयर पैकेट ये है। इस एयर पैकेट में सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, और इस पैकेट में चार मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, चार मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, ठीक है। तो अब आप बताइए कौन एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन सा एयर पैकेट जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। येलो वाला तो नहीं कर सकता है क्योंकि येलो वाला पूरा वेल पैक्ड है, ठीक है, तो येलो वाले की ह्यूमिडिटी मतलब हाई है, ठीक है, येलो वाले की ह्यूमिडिटी हाई है क्योंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स आराम से पैक्ड है, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल जो है ऑलरेडी वेल एब्जॉर्ब्ड है पैकेट येलो वाले पैकेट में, ठीक है, येलो वाले पैकेट में, याद रखिए ये येलो पैकेट है, ठीक है, येलो कलर का दिख रहा है, ये येलो पैकेट है। तो येलो पैकेट में कोई एक्स्ट्रा वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं एब्जॉर्ब होंगी क्योंकि ऑलरेडी इस एयर पैकेट में और ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी हैं। तो एयर वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, ये वाले में, ठीक है, रेड पैकेट में, आर में, आर मतलब रेड पैकेट और वाई मतलब वाईपी मतलब येलो पैकेट, ठीक है। तो रेड पैकेट में एब्जॉर्ब होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह है, ठीक है, यहाँ पे जगह है, तो क्योंकि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब मॉइस्चर मतलब अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द पैकेट ऑफ एयर। तो इस जो रेड वाली थी इनमें पहले सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स थे, तो इनके पास और जगह है दो मॉलिक्यूल्स को, दो वाटर मॉलिक्यूल्स को रखने की, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो थी, ठीक है, इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो थी क्योंकि इनके पास सिर्फ दो ही पैकेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थे। येलो वाले पैकेट में क्या केस था, इनकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो हाई थी, क्यों, क्योंकि इनके पास चार वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो अब ये कोई नए वाटर मॉलिक्यूल को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं अपने एयर पैकेट में, तो इनकी ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, ठीक है। फ्रिज का क्या है, फ्रिज ये है, फ्रिज की ह्यूमिडिटी लो होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इनके पास दो ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी जो भी चीज़ फ्रिज में रखी गई, मान लीजिए ये बिस्कुट रखा गया, ठीक है, ये वायलेट में जो है ये बिस्कुट है, ठीक है, ये बी है बिस्कुट, ठीक है, ये सॉगी बिस्कुट है, ठीक है, ये सॉगी बिस्कुट है, ये बिस्कुट है याद रखिएगा, और सॉगी बिस्कुट है, ठीक है, इनके पास क्या है, इनके पास मॉइस्चर है, तो ये क्या करेंगे, ये रखा गया यहाँ पे, तो क्या होगा, फ्रिज क्या करेगी, फ्रिज की ह्यूमिडिटी कम है, फ्रिज की लो ह्यूमिडिटी है, तो ये क्या करेगी, इनसे मॉइस्चर ले लेगी और अपने पास रख लेगी, ठीक है, इनसे मॉइस्चर लेके अपने पास रख लेगी। अब इनसे मॉइस्चर चला गया, ठीक है, इनके पास मॉइस्चर जो था बिस्कुट के पास, जिनकी वजह से ये सॉगे थे, वो मॉइस्चर चला गया फ्रिज के पास, ठीक है, फ्रिज ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हुआ, बिस्कुट फिर से क्रिस्प हो गए, ठीक है, बिस्किट क्या हुए, फिर से क्रिस्प हो गए, तो यही रीजन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही रीजन होना चाहिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो तो क्या होती है, कम होती है फ्रिज में, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है बिस्कुट का वो एब्जॉर्ब कर लेती है, मेकिंग बिस्कुट क्रिस्पियर, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, और यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट ये भी आपको समझ में आ गया। हमने अपने चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट, और हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे
कपड़े फैलाने पे कब कपड़े सूखते हैं हमारे, कब कपड़े नहीं सूखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। कब हमें गर्मी लगती है, कब हमें पसीना आता भी है तो भी ठंड नहीं लगती है, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है टेम्परेचर में, मतलब एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, पसीना नहीं आता है, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता, तो हमें और इरिटेशन होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने अपने चैप्टर्स में कर रखी है, आप वहाँ जाके उसको रेफर करिएगा और वहाँ से आके यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है, अ पीस ऑफ आइस इज एडेड टू द ड्रिंक कूल्स इट। ठीक है, पीस ऑफ आइस ऐड की गई है ड्रिंक में, तो वो ड्रिंक को ठंडी कर देती है। ठीक है, ड्रिंक को ठंडी कर देती है। तो ये असर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं असर्शन और रीजन, उनको इंडिविजुअली चेक करना होता है, इंडिविजुअली वेरीफाई करना होता है कि वो सही है या नहीं। फिर आपको क्या देखना होता है, अगर वो इंडिविजुअली सही है, दोनों ही सही है, तो आपको ये देखना होता है जो रीजन दिया हुआ है क्या वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकली अगर रीजन असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रीजन जो होता है सही रीजन हो जाता है, सही लॉजिकल रीजन हो जाता है उस असर्शन का। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको असर्शन रीजनिंग में देखनी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे असर्शन दिया है कि कोई भी हम किसी भी ड्रिंक में, किसी भी लिक्विड में, ड्रिंक में अगर हम आइस डालें, ठीक है, अगर हम बर्फ़ डालें तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल हम लोग गर्म पानी में क्या डालते हैं, आइस डाल देते हैं, बर्फ़ डाल देते हैं, बर्फ़ के क्यूब्स डाल देते हैं ताकि जो है वो पानी ठंडा हो जाए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब क्यों पार्ट पे आते हैं। ठीक है, लॉजिकल रीज़न इसका क्या हो सकता है, ये इस पार्ट पे आते हैं। तो आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक फॉर मेल्टिंग रिजल्टिंग इन द कूलिंग ऑफ ड्रिंक। ठीक है, तो ये कंटेनर है, ये आइस है। ठीक है, ये वॉट लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है और ये आइस है, ग्रीन आइस हम बना देते हैं। ठीक है, ग्रीन आइस है ये। ठीक है, ये गर्म है और ये ठंडी है। ठीक है, तो ये ठंडी कब होगी, ये लिक्विड ठंडी तभी होगी ना जब ये अपनी हीट लूज करेगी। लूज किस पे करेगी, लूज करेगी आइस पे। ठीक है, ठंडी गर्म जो लिक्विड है वो अपनी हीट लूज करेगी। ठीक है, हीट लूज करेगी आइस की ओर। ठीक है, आइस एब्जॉर्ब करेगी ये हीट। ठीक है, आइस एब्जॉर्ब करेगी हीट और आइस एब्जॉर्ब करके क्या होगी, आइस पिघलने लगेगी। ठीक है, आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी। अब हीट एब्जॉर्ब की तो क्या हुआ, तब लिक्विड ठंडा हो गया। ठीक है, तो इसका रीजन यही होता है कि आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक। तो जो इनकी हीट होती है, छुपी हुई हीट होती है, वो ड्रिंक की जो हीट होती है वो आइस एब्जॉर्ब कर लेती है, मेकिंग द ड्रिंक कूलर। ठीक है, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और साथ ही साथ रीजनिंग भी सही है, लॉजिकल रीजन भी सही है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन इनका सही होना चाहिए, है ना। हाँ, ऑप्शन ए इनका सही है। हीट ट्रांसमिट्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक टू मेल्ट एंड मेक्स ड्रिंक कूलर। ठीक है, तो यही हमने आपको बताया, ये जो लेटेंट हीट है ड्रिंक की, ये आइस ने एब्जॉर्ब कर ली। अब जब आइस से जब ड्रिंक से लेटेंट हीट चली गई तो क्या बचा, कोल्डनेस बची, फिर वो कोल्ड क्या हुई, वो ठंडा पानी हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन का है, IAS 2000 में पूछा गया है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट यूज अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट वाइल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया यूज होता है और जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो क्लोरोकार्बन्स यूज करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, हमारे AC हो गए, ये सब CFCs यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज करते हैं। और जो लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट है वहाँ पे अमोनिया यूज होता है एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। फिर रीजन क्या है, अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बायंट टेम्परेचर एट लो प्रेशर्स, नहीं ये गलत है। ठीक है, अमोनिया कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एम्बियंट टेम्परेचर एट लो प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, A इज ट्रू, R इज फॉल्स। हाँ, ये R इज फॉल्स, C है ना, हाँ C ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो इज फॉल्स बिकॉज अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बियंट टेम्परेचर एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे अमोनिया क्या होती है, लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विड की तरीके से काम करती है, ये हाई प्रेशर पे होती है, ना कि लो प्रेशर पे। ठीक है, तो ये आप समझ में तो कम ही आएगा पर आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि IAS के जनरली क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं हूबहू, कोई इनमें चेंज नहीं करता है, कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली चीज़ नहीं होती है, कुछ चेंज नहीं होता, बस पूरा हूबहू वही क्वेश्चन छाप देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आप रट लीजिएगा कि अमोनिया जो है लिक्विफाई होता है हाई प्रेशर पे, ना कि लो प्रेशर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, 34th क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ आइस कलेक्ट्स इन द फ्रीजर, अगर फ्रीजर में आइस इकट्ठा हो जाती है, द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर इज अफेक्टेड एडवर्सली। ठीक है, तो पहले एक बार थोड़ा सा विजुअल कोशिश करते हैं कि बनाया जाए। ठीक है, तो ये आइस है
सॉरी ये फ्रिज है और यहाँ पे आइस जम गई है, ठीक है, ये फ्रीज़र में आइस जम गई है, ICE, आइस जम गई है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब कूलिंग हो ही नहीं पा रही, क्यों, क्योंकि जो कूल हवाएं हैं, कूल रेज हैं, वो आइस से पार ही नहीं हो पा रही, ठीक है। येलो में, येलो मतलब कूल हवाएं हैं, ठीक है, ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, या कूलनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइस है पूरी, ठीक है, ये पूरी आइस यहाँ जम गई है, ये पूरी आइस यहाँ पे जमी हुई है। आइस क्या है, आइस पुअर कंडक्टर है, अलाउ नहीं करती कुछ भी चीज़ पास होने में, ठीक है, ये आइस है, ठीक है। तो येलो रेस क्या है, येलो रेस कूलिंग रेज है, कूलिंग रेज आगे निकल ही नहीं पा रही है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे आपका फ्रूट्स रखे हैं, यहाँ पे आपके वेजिटेबल्स रखी हैं, ठंडा पानी रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं ठंडा हो पा रहा है, ठीक है, ये कुछ भी ठंडा नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि आइस का एक ब्लॉकेज हो गया है, ठीक है, आइस जो कलेक्ट होकर आइस हो गई है, वो ब्लॉक कर रही है कूलिंग रेस को, कूल रेस को नीचे जाने में ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से कूलिंग एडवर्सली इफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसका रेफ्रिजरेट रीजन क्या दिया है, ये देख लेते हैं। आइस इज पुअर कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है, आइस पुअर कंडक्टर है, इसकी वजह से जब आइस इकट्ठा हो जाती है, यहाँ पे हमने बताया था आइस इकट्ठा हो जाती है, तब ये अलाउ नहीं करती है रेस को पास होने में, ठीक है, जिसकी वजह से नीचे वाली कूलिंग इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है असर्शन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है। आइस कलेक्ट्स इन द फ्रीजर इज द रिजल्ट ऑफ वेपर एंड मॉइस्चर, ठीक है, विच इज एक्सपेल्ड बाय फूड एंड आइस, ठीक है, ये सही बात है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एज आइस इज पुअर कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है, आइस पुअर कंडक्टर है, इसलिए क्या होता है, जो है कूलिंग एडवर्सली इफेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन अ ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन स्टीम इट लेंथ इंक्रीजेस बट इट्स विथ, ये बताना है आपको। तो ग्लास रॉड क्या है, स्टीम में रख दी गई है, ठीक है, ग्लास रॉड क्या हो गई है, ग्लास रॉड है ये स्टीम है, ठीक है, ये स्टीम है, स्टीम में रख दी गई है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड क्या करेगी, स्टीम से क्या करेगी, हीट एनर्जी लेगी, ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। हीट एब्जॉर्ब करने पे क्या होगा, लेंथ भी बढ़ेगी, लेंथ भी बढ़ेगी और विथ भी बढ़ेगी, ठीक है, लेंथ भी बढ़ेगी और विथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो व्हेन अ ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन स्टीम, स्टीम मतलब बहुत हाई एनर्जी होती है, हाई हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, लगभग 540 कैलोरीज पर ग्राम हीट होती है, जो हमने देखा था अभी, ठीक है। इतनी हीट होती है, तो इतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है ग्लास में, ठीक है। तो ग्लास क्या होता है, ग्लास की जो लेंथ है और जो ग्लास रॉड की विड्थ है वो दोनों ही बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हीट करने पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो विड्थ भी बढ़ेगी और लेंथ तो बढ़ ही रही है, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज, ये गलत है, डिक्रीजेस गलत है, बिकम्स इरेगुलर गलत है, इंक्रीजेस बिल्कुल सही, ऑप्शन सी एकदम सही है। देखिए, व्हेन अ ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन स्टीम इट्स लेंथ एंड विड्थ बोथ विल इंक्रीज, हमने बताया क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, क्योंकि स्टीम में बहुत हीट एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब हो जाएगी ग्लास रॉड द्वारा, ठीक है, जो उसके सराउंडिंग में जाएगी, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा ना उसका, हीट एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लास रॉड का, ग्लास रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब क्या हो रहा है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब क्या होने से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो ग्लास रॉड एक्सपैंड करेगी लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे दिया हुआ है एक मेटल बॉल और एक मेटल रिंग, ठीक है, एक मेटल बॉल दिया हुआ है और एक मेटल रिंग दी हुई है। द मेटल बॉल कैन जस्ट पास थ्रू द होल ऑफ मेटल रिंग फॉर्म्ड आउट ऑफ शिप, व्हेन द बॉल इज हीटेड इट गेट्स स्टक, वन द मेटल इज हीटेड, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये बॉल है और ये एन्युलस है, ठीक है। तो बॉल क्या होता है, बॉल इससे पास हो जा रही है, एन्युलस से पास हो जा रही है, ठीक है। लेकिन जब बॉल को हीट किया जाता है, जब बॉल को हीट किया गया, मतलब बॉल जो ये इसका, एक मिनट यहाँ पे हम ये हटा दें इसको, ठीक है। तो जब बॉल को हीट किया गया तब क्या हुआ, बॉल अटक गई, ठीक है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो बॉल को हीट किया गया, बॉल को हीट किया गया, तो बॉल क्या हुई, बॉल ऐसे बड़ी हो गई, ठीक है, एनुलस से बड़ी हो गई, तो बॉल अटक गई, ठीक है, बॉल अब अटक गई क्योंकि नहीं जा पा रही है, क्योंकि हीटिंग हुई थी, एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है। बट व्हेन मेटल इज हीटेड, अब क्या है, एनुलस वाला मेटल हीट किया गया है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ी हो गई, ठीक है, ये बड़ी हो गई, तो अब आराम से पास हो सकती है बॉल, ठीक है, तो बॉल आराम से पास हो जाएगी। फिर ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, द बॉल कैन स्टिल पास थ्रू रिंग एज डायमीटर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, यही बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। द बॉल गेट स्टक, नहीं स्टक तो नहीं होगा, क्योंकि एनुलस जो थी, ये मेटल का जो रिंग है, इसको हीट किया गया है, हीट करके ये एक्सपैंड हो गया, अब ये बड़ी हो गई है, ठीक है, अब ये बड़ी हो गई है, इसमें बॉल आराम से जा सकती है, ये बॉल है और ये रिंग है, ठीक है। अब रिंग के अंदर बॉल आराम से जा सकती है, ठीक है, रिंग के अंदर बॉल आराम से जा सकती है, अटक कहाँ रही है, तो ये गलत हो गया। द बॉल विल स्टिल पास थ्रू बिकॉज द होल डायमीटर डजेंट चेंज, बिल्कुल गलत है, डायमीटर चेंज हुआ, बड़ी हुई तभी तो अलग डायमीटर हुआ, ठीक है।
फिर ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, बॉल विल पास थ्रू बिकॉज देयर इज नो चेंज, नहीं बिल्कुल नहीं, चेंज होगा ही बिल्कुल, जब हम हीट कर रहे हैं तो इसका एक्सपेंशन होगा जिसकी वजह से बॉल निकल जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए, IAS 93 का क्वेश्चन है। मोस्ट सॉलिड्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल्ड, ठीक है, ये तो हमने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में कि कैसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जब हम सॉलिड को गर्माते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, कम होती हैं, और इसी तरीके से जब हम ठंडा करते हैं उनको तो वो बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं और वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे आप आइस जो होती है, आइस ना, बर्फ़ को गरमाइए तो वो क्या होगा, एक्सपैंड होकर लिक्विड में हो जाएंगी, ठीक है, एक्सपैंड होकर मतलब बढ़ जाएंगी लिक्विड जैसे, मतलब उनका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से जो भाप होता है, इवेपोरेशन होते हैं, वेपर्स होते हैं, वेपर्स की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है, ठीक है। वेपर्स को जब हमने बहुत ठंडा किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठंडा करते करते इतना ठंडा कर दिया कि वो वापस से लिक्विड में हो गई, फिर लिक्विड को और ठंडा किया तो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सॉलिड हो गई, ठीक है। तो ये हमने देखा था, तो ये यही बोल रहे हैं, ठीक है। द रेट एट विच सॉलिड्स एक्सपैंड डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस, हाँ बिल्कुल, सब्सटेंस कैसा है इस पर डिपेंड करता है। जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है इनका वाटर का, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। मेटल टेंड्स टू हैव हायर रेट्स ऑफ एक्सपेंशन देन नॉन मेटल सॉलिड्स, व्हेन अ मेटल रिंग इज हीटेड देयर इज एन इंक्रीज इन आउटर डायमीटर अलोंग विद इनर डायमीटर, दस बॉल कैन इजिली पास थ्रू इट, ठीक है। तो ये सही बात थी कि हमने इसको जब रिंग को हीट किया तो इसका एक्सपेंशन हुआ बोथ इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर में, जिसकी वजह से बॉल आसानी से निकल गई। फिर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2001 का क्वेश्चन है, IAS में पूछा गया था। तो फिर आपसे असर्शन दे रहा है, अ पीस ऑफ कॉपर एंड अ पीस ऑफ ग्लास आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो कॉपर को भी हीट किया जा रहा है और ग्लास को भी हीट किया जा रहा है, ठीक है। व्हेन टच्ड देयर आफ्टर द कॉपर पीस अपीयर्स हॉटर देन ग्लास पीस, ठीक है। तो दोनों ही हैं, ठीक है, एक बार यहाँ बना देते हैं, ये ग्लास पीस है और रेड से हम कॉपर को बना देते हैं, ठीक है, रेड है कॉपर, ठीक है, रेड है कॉपर, ठीक है, दोनों को हीट किया गया, यहाँ पे हम ये बना देते हैं, ठीक है, दोनों को हम हीट कर रहे हैं, येलो क्या है, येलो हीट है, ठीक है, येलो हीट है, दोनों को ही हीट कर रहा है। फिर जब हीट किया गया तो ये पाया गया कि कॉपर जो है वो ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, कॉपर जो है वो ज़्यादा ठंडा है कंपेयर्ड विद ग्लास, ठीक है, कंपेयर्ड विद ग्लास, कॉपर ज़्यादा ठंडा है, मतलब कॉपर ज़्यादा गर्म है, सॉरी, कॉपर ज़्यादा गर्म है, कॉपर का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है कंपेयर्ड विद ग्लास, ठीक, ग्लास का इतना ही टेम्परेचर बढ़ा तो कॉपर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, कि क्यों ये पूछ रहा है, तो इसका रीज़न ये दिया है कि डेंसिटी ऑफ कॉपर इज मोर देन दैट ऑफ ग्लास, ठीक है। तो डेंसिटी और टेम्परेचर का तो कोई मतलब नहीं है, कॉपर गर्म इसलिए होगा क्योंकि हीट ट्रांसफरेंस बहुत तेज हो रहा है, ठीक है, तो जहां जहां हीट ट्रांसफरेंस तेज होगा वो चीज़ जल्दी गर्म हो जाएगी। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट कंडक्टिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि कौन सा सब्सटेंस जो है कितना गर्म होगा या कितना ठंडा होगा, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी का कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफरेंस कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, कितनी आसानी से हो रहा है, इस पर डिपेंड करती है हीटनेस ऑफ द बॉडी या हॉटनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉपर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से कॉपर ज़्यादा गर्म हो जाता है। ग्लास इज नॉट दैट गुड कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर्ड विद कॉपर, ठीक है, तो ग्लास उतना अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है जितना अच्छा कॉपर है, जिसकी वजह से ग्लास भी थोड़ा बहुत गर्म होता है पर कॉपर ज़्यादा गर्म होता है, डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। हालांकि डेंसिटी ऑफ कॉपर ज़्यादा है, ये रीज़न अपने आप में सही है पर एक्सप्लेनेशन गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल ये ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं नहीं आर सही है, ए इज फॉल्स नहीं, ए भी सही है, तो ऑप्शन बी बचता है हमारे पास। ऑप्शन बी क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन देख ले देते हैं। तो कॉपर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हमने आपको बताया था कॉपर क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफरेंस बहुत तेज़ी से बहुत आसानी से होता है, तो जहाँ जहाँ हीट ट्रांसफर होता जाएगा वो चीज़ गर्म होती जाएगी। सो इट अलाउज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट टू पास थ्रू इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। लेकिन ग्लास क्या है, इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हैंस इट अलाउज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट टू पास थ्रू इट, ठीक है। जब हीट अलाउ ही नहीं करेगा पास होने के लिए तो ठंडा गर्म कहाँ से होगा, ठीक है, जो अलाउ करेगा पास होने के लिए वही तो गर्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है।
तो डेंसिटी ऑफ कॉपर दी हुई है लगभग 8000 kg/m³ है, और डेंसिटी ऑफ ग्लासेस इक्वल टू 2400 से 2800 kg/m³, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर तो है ज़्यादा डेंसिटी ऑफ ग्लास से, बट रीज़न गलत है। रीज़न क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफरेंस की बात हो रही है, कंडक्टिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, कंडक्टिविटी की बात हो रही है, हीट कंडक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, बीपीएससी 96 का क्वेश्चन है। यहाँ आपसे आप पूछ रहा है, इन विंटर यू टच अ लॉन्ग ऑफ वुड। लॉग ऑफ वुड मतलब जो लकड़ी का कोई भी बल्ली होती है, आप उसको टच करते हैं और एक आयरन रॉड को टच करते हैं, तो आयरन रॉड ज़्यादा ठंडी लगती है, ठीक है। यू विल फील आयरन रॉड ऑफ आयरन इज कोल्डर बिकॉज, तो यही बात है, कंडक्टिंग कैपेसिटी है बस, ठीक है। अगर कंडक्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा ठंडी होगी या ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। कंडक्टिंग कैपेसिटी कम है या तो ना ही ठंडी होगी ना ही ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। द हीट ऑफ रॉड ऑफ आयरन इज लेस देन हीट ऑफ लॉग ऑफ वुड। नहीं नहीं, ये गलत है। बी क्या बोला है, इन कंपैरिजन टू वुड आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है बिल्कुल। तो जो मान लीजिए आयरन एक गर्म था, ठीक है, आयरन गर्म था लेकिन ठंडी आई तो जल्दी जल्दी हीट अपनी लूज कर दी, क्योंकि ये क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये बहुत जल्दी अलाउ करते हैं हीट को पास होने के लिए, ठीक है। तो पहले या तो इनके पास हीट जमा थी तो उसको निकाल दिए, और अगर नहीं जमा थी तो ले लिए, ठीक है। दोनों ही केस में ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। तो अब जो जो हीट इकट्ठा थी इन्होंने निकाल दिया तो बहुत जल्दी ठंडे हो गए, ठीक है। ठंडी में क्या हुआ, सारी हीट निकाल दी इन्होंने, हीट लूज कर ली अपनी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये बहुत ठंडे हो गए, ठीक है। तो रॉड ऑफ आयरन जो है बहुत ठंडे हो गए, बल्कि जो लॉग इन कंपैरिजन जो लॉग ऑफ वुड है, जो लकड़ी की बल्ली है, वो क्या करती है, लकड़ी की कोई भी बल्ली है, लॉग है, तो वो क्या है, वो बैड कंडक्टर है, ना वो हीट एनर्जी को पास होने देती है, ना ही इकट्ठा होने देती है, जिसकी वजह से ना ही वो बहुत ठंडी होती है और ना ही वो बहुत गर्म होती है, ठीक है, आयरन के कंपेरिजन में। फिर ऑप्शन सी क्या है, इन कंपैरिजन टू वुड आयरन इज बैड कंडक्टर। नहीं, अगर बैड कंडक्टर होता तो लॉग ऑफ वुड जैसा ही होता, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। ऑप्शन डी है, द रॉड ऑफ आयरन इज हेवियर देन, हेवियर से कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। हमने बताया यहाँ पे कंडक्टिंग कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो यही आपसे पूछा है, ठीक है, और यही इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, व्हेन बोथ मेटल एंड वुड आर एट द सेम टेम्परेचर हीट विल फ्लो फ्रॉम आयरन, ठीक है। हीट जो इकट्ठा थी वो आयरन से फ्लो हो जाएगी, हीट लूज कर देगी आयरन, जिसकी वजह से जल्दी से लूज कर देगी, जिसकी वजह से जो क्या है, जो आयरन है वो ठंडा महसूस करेगा, ठीक है, आप ठंडा महसूस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, झारखंड पीसीएस 2003 का क्वेश्चन है। तो ये बोल रहे हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस हाउ वुड इट अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू अज्यूम वाटर वेपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि इवेपोरेशन का हमने कॉन्सेप्ट देखा था। इवेपोरेशन कैसे होता है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये सारी बातें हमने अपने चैप्टर में कर रखी है, तो आप वहाँ जाके देखिएगा, बहुत दो चार पॉइंट्स उसके बारे में बताए हैं कि इवेपोरेशन किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है, इवेपोरेशन किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, ये सारी बातें बताई थी। उनमें से एक रिलेशन ये था कि इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बॉयल करना शुरू करते हैं पानी को, हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वो भाप बनना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो देर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, द एबिलिटी ऑफ एयर टू अज्यूम वाटर वेपर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज रेज्ड देन ऑटोमेटिकली इट्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर वेपर विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो इवेपोरेशन is directly proportional to temperature, also temperature is directly proportional to humidity. High temperature मतलब high capacity to hold water, high capacity to hold वाटर, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, वाटर वेपर बढ़ा, ठीक है, इंक्रीज हुआ, ठीक है, वेपराइजेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर आपसे बीपीएससी 95 का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 41, इन द नाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं, ड्यू क्यों नहीं फॉर्म होती है, ओस क्यों नहीं बनती है, ठीक है। तो इसका हमने ये तो एक्सप्लेनेशन दिया ही था पूरा एग्जाम्पल के फॉर्म से कि हवाएं बहुत तेज चल रही होती हैं, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट। हमने बताया था स्ट्रॉन्ग विंड में इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, ड्यू नहीं फॉर्म होती है, ठीक है, ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, इसलिए ड्यू नहीं बन पाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट। ड्यू इज नॉट फॉर्म्ड इन द नाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट, दस पार्टिकल्स ऑफ द ड्यू टेंड टू इवेपोरेट, जो ड्यू के पार्टिकल्स होते हैं वो भी इवेपोरेट हो जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स में, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत है, मॉइस्चर नहीं है, टेम्परेचर हाई नहीं है, स्काई क्लियर नहीं, ये सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, यूपीपी से 2007 का क्वेश्चन देखते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर की बात हो रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, है ना, दोनों ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ये सही बात है। एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन ह्यूमिडिटी, नहीं ये गलत है। एयर कंडीशनर ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, एयर कूलर नहीं मेंटेन करता है, ठीक है। कूलर में ह्यूमिडिटी देखिए आप, चिपचिपे मौसम में क्या होता है, कूलर उतना मतलब मज़ा नहीं देता है जितना एसी मज़ा देती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, वो लो ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देता है, ठीक है। एयर कंडीशनर जो होता है वो कमरे में, रूम में जहाँ पे लगा हुआ है, लो ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जो पसीना आता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एटमॉस्फेयर में, लीविंग कूलिंग इफेक्ट। एयर कूलर में ऐसा नहीं होता है, एयर कूलर टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है पर ह्यूमिडिटी नहीं मेंटेन कर पाता, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए ना, हाँ ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन टेम्परेचर एंड मोशन ऑफ एयर, बट एयर कंडीशनर ऑल्सो हैविंग द एबिलिटी टू मेंटेन ह्यूमिडिटी, तो वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनकी वजह से ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, और एयर कूलर डजंट हैव एबिलिटी टू मेंटेन ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, एयर कंडीशनर जो होते हैं एसी होते हैं, उनमें ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करने की क्षमता होती है, जबकि एयर कूलर में सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चन लेते हैं। वाई डज एन एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड इन रूम कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही रेगुलेट करती हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। फिर देखते हैं 44th क्वेश्चन, कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन, तो ये तो इवेपोरेशन कूलिंग पे है ना, डिहाइड्रेशन पे तो है नहीं, डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, और हॉट एयर रिप्लेसमेंट नहीं होती है, ये भी गलत है। तो इवेपोरेशन, जब आप एयर कूलर के सामने जाते हैं बहुत पसीने से, तो क्या होता है, आपका जो पसीना होता है वो मतलब कूलर में बहुत हाई विंड की वजह से, कूलर बहुत तेज़ हवा फेंकता है ना, तो उन तेज़ हवाओं की वजह से इवेपोरेशन फास्टर होता है, ठीक है। और सरफेस भी बड़ा होता है, आपकी बॉडी भी बड़ी है, सरफेस बड़ा होता है, तो क्या होता है कि इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन क्यों होता है, जो लिक्विड होती है, जो स्वेट होता है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है आपके स्किन से, ठीक है, लिविंग बिहाइंड द कूलिंग इफेक्ट। ये सारी चीज़ें साइक्लिकल फ्लो वाली बात हमने अपने चैप्टर में कर रखी है, यहाँ पे हम सिर्फ आपको हल्का हल्का ओवरव्यू दिए दे रहे हैं, ठीक है। तो इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, जिसकी वजह से हमें ठंड लगती है या हमें अच्छा लगता है, कूलिंग महसूस होती है, ठीक है। तो कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन इवेपोरेटिव कूलिंग, दीज कूलर्स आर नोन एज स्वॉर्म कूलर्स, ठीक है। तो ये आरएएस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर 45th क्वेश्चन में पूछा है बीपीएससी 2005 में, कूलिंग इज डन बाय, तो कूलिंग किससे डन होती है, कंप्रेस्ड गैस के रिलीज होने से, ठीक है। तो जो एयर कंडीशनर्स होती हैं, हमने आपको बताया था सीएफसी जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो कूलिंग और ह्यूमिडिटी मेंटेन करती हैं, जो हमारे एयर कंडीशनर में और फ्रिज में यूज़ होती हैं, तो वो एयर और ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल करते हैं ना, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, हमने इन दोनों का केस देखा था अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना। तो सीएफसी दोनों जो है कंप्रेस गैस, जो है कंप्रेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये कंप्रेस गैस टाइप की चीज़ होती हैं, जिनके रिलीज होने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों मेंटेन रहता है। मोस्ट ऑफ द एयर कंडीशनर्स यूज कंप्रेस्ड गैस विच कैन कूल द रूम और अदर प्लेसेस, ठीक है। यही फ्रिज में भी यूज़ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिज में भी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे 46 क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वेट क्लोथ्स ड्राई अर्लीस्ट, ठीक है। सूखे गीले क्लोथ्स हैं वो कब सबसे अच्छा तरीके से सूख जाएंगे, ठीक है, सबसे अच्छे तरीके से कहाँ सूख जाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट है, हम बताएं आपको, ये 2 एयर पैकेट है, ठीक है, एक ये एयर पैकेट है, एक बार फिर से समझा देते हैं, एक ये एयर पैकेट है, इस एयर पैकेट में, येलो एयर पैकेट में ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 5, ठीक है, इतना होल्ड ही कर सकती हैं, ठीक है। और रेड वाले में अभी 2 ही हैं, ठीक है, रेड वाले में अभी 2 ही हैं, मतलब ये 3 और एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे है, ठीक है। ये येलो वाला जो पैकेट है ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे है, ठीक है, 100% ह्यूमिडिटी पे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे है, ठीक है, याद रखिएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे है। अब इनके पास और कोई ये कोई और वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से, ठीक है, मतलब ये एकदम एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में। ये रेड वाला जो पैकेट है, यहाँ पे 3 और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है, 3 और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, मतलब इनकी क्या है, इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी लो है। ह्यूमिडिटी लो होने का क्या मतलब होता है, मतलब इनके पास वाटर मॉइस्चर या वाटर लेवल कंटेंट कम है, अभी मॉइस्चर कंटेंट इनका कम है, मतलब ये और अभी मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वेट क्लोथ्स हैं, मान लीजिए ये वेट क्लोथ्स हैं, WC से याद रखिएगा, वर्ल्ड कप नहीं, वेट क्लोथ्स, ठीक है, वेट क्लोथ्स हैं। वेट क्लोथ्स में क्या है, खूब ढेर सारा पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। रुकिए हम पानी को अलग कलर से बना देते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो।
ठीक है, इससे बना देते हैं। हाँ, ये पानी है, ये वेट क्लोथ्स का पानी है। ठीक है, वेट क्लोथ्स का पानी है ये। तो ये पानी कहाँ जाएगा, ये जो पानी है, ये जो मॉइस्चर है, ये कहाँ पे जा पाएगा? येलो पैकेट में जा पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इनके पास कोई जगह ही नहीं है रखने की। किसके पास जाएगा? इनके पास जाएगा जिनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। ठीक है, जिनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। और अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, ये और अच्छे से इनका पैकेट का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, और ये और क्या कर सकते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स को, मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी पे वेट क्लोथ जो है अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। लो ह्यूमिडिटी मतलब कि इनके पास अभी और वाटर मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करने की जगह है। ठीक है, नॉर्मल से एब्सोल्यूट के कंपैरिजन में। और हाई टेम्परेचर मतलब कि इनका जगह भी बड़ा है जहाँ पे और ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर, देखते हैं हम लोग ऑप्शंस में। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो क्या ये एब्जॉर्ब कर पाएंगे? ये येलो पैकेट वाला केस है, 100% ह्यूमिडिटी, तो ये नहीं कर पाएंगे, इनके पास और कोई जगह ही नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो 100% ह्यूमिडिटी वाले तो गलत हो गया। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर से गलत हो गया। 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 20 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो 20% इनके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, पर टेम्परेचर इनका बहुत कम है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो इवेपोरेशन कैसे होगा? इवेपोरेशन हाई टेम्परेचर पे होता है ना, इवेपोरेशन 20 डिग्री पे तो होगा नहीं। तो इवेपोरेशन जब होगा तभी तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, जब इवेपोरेशन नहीं होगा तो कैसे पहुँचेंगे? ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इवेपोरेशन होगा नहीं। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इवेपोरेशन होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या है? 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल सही है, और 60 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल सही बात है। 60 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा कि इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेट होके ये सारी जो है यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, एयर के पैकेट में मॉलिक्यूल्स, मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, वेट क्लोथ्स विल ड्राई अर्लीस्ट एट मिनिमम ह्यूमिडिटी, हमने आपको बताया कैसे मिनिमम ह्यूमिडिटी में, और मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे, मैक्सिमम टेम्परेचर में। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर पे क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। मिनिमम ह्यूमिडिटी पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर होगा। ठीक है, तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट, दो अलग अलग इम्प्लीकेशंस। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर। ठीक है, तो अब सॉल्ट को ऐड किया गया है वाटर में। ठीक है, पानी में क्या किया गया है? सॉल्ट को ऐड किया गया है। ठीक है, पानी में क्या किया गया है? सॉल्ट को ऐड किया, सॉरी, सॉल्ट को पानी में ऐड किया गया है। ये सॉल्ट है। ठीक है, ये सॉल्ट है। ठीक है, बाकी सब पानी है, ये सारा पानी है। ठीक है, ये सारा क्या है? पानी है। इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया गया, तो अब पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे इनमें। ठीक है, जब चेंजेस कैसे होंगे, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या इन पे फ़र्क पड़ेगा जब पानी में सॉल्ट ऐड कर दिया गया है तो। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या ऑप्शन है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। बिल्कुल यही सही बात है, हमने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिस्कस किया था कि जब कोई सॉल्ट या कोई अदर सब्सटेंस ऐड किया जाता है लिक्विड में, उसके ऐड करने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, ये हमने आपको एक्सप्लेनेशन से भी बताया था कि जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम में हल्का सा सॉल्ट डाल देते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाए, वहाँ पे आइसक्रीम जो है वो फ्रीज रहे, मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर देते हैं? नीचे कर देते हैं। ठीक है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घटा देते हैं। कैसे करके? तो आइसक्रीम में क्या करके, या कुल्फ़ी आप खाए होंगे तो उसमें हल्का सा नमक डाल के। ठीक है, नमक डालने से क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, मतलब फ्रीज रहती है वो, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका कहने का ये भी मतलब हो सकता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो पहले मान लीजिए -10 पे था, अब वो -25 पे पहुंच गया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया या फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट घट गया या फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। ठीक है, दोनों ही घट गए, तो क्या होगा? जो चेंजेस होते हैं ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया लेकिन मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। ठीक है, तो ये हमने देखा था, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए, हाँ ठीक है। इफ सॉल्ट इज एडेड टू वाटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का,
वो इक्वल हो जाना चाहिए एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सिमिलरली इट ऑल्सो डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट, साथ ही साथ फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दिया जाता है, विच इन टर्न विल इंटरफेयर विद फ्रोजन सोल्यूशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल मतलब यही है कि फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होता है, मतलब सॉल्ट को ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जो चीज़ पहले -10 पे वो हो रही थी, मेल्ट हो रही थी, वो अब -25 पे मेल्ट होगी, मतलब और ठंडा करने पे मेल्ट होगी, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्ट डाल दिया जाता है, सॉल्ट से क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है या मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मेल्ट नहीं होती हैं और मतलब फिर पिघलती नहीं है चीज़ें, जो भी आइस है या जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो पिघलती नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्रीज रहती हैं, ठीक है, इकट्ठी रहती है, मतलब सॉलिड में रहती हैं, ठीक है, इसका यही मतलब होता है। तो ये हमारा ऑप्शन 47 हो गया, सॉरी क्वेश्चन 47 हो गया। बढ़ते हैं आगे 48 नंबर पे, यूपीपीसीएस में 2006 में पूछा है, ऑन एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, वही क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं कैसे मैकेनिज्म होता है, यहाँ साफ कर देते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये वेसल है, ये वेसल का पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, ये हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, हमने ये सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब इनको हमने हीट किया, ठीक है, हीट किया, तो अब क्या होगा, ये सॉलिड सॉल्ट है ना, सॉल्ट लिक्विड में तो होते नहीं, सॉलिड सॉल्ट्स होंगे, ये लिक्विड में है, तो ये सब क्या होने लगे, ये सब इवेपोरेट होने लगे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे आते ही ये सब इवेपोरेट होने लगे, ये लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये इवेपोरेट होने लग गए। पर ये जो सॉलिड है ये पहले लिक्विड में चेंज होंगे, ठीक है, पहले लिक्विड में चेंज होंगे, फिर ये वेपर में चेंज होंगे, ठीक है, फिर वे वेपर में चेंज होंगे, पहले सॉलिड जो सॉल्ट्स हैं वो लिक्विड में चेंज होंगे, फिर लिक्विड से वेपर में चेंज होंगे, मतलब जो पहले 100 डिग्री पे काम हो रहा था बॉइलिंग का, अब वो 200 डिग्री पे होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी सॉलिड को लिक्विड से करने के लिए और फिर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अब 200 हो गया, मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सॉल्ट के ऐड करने से, ठीक है, सॉल्ट के ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, घट गया, कैसे बताते हैं कैसे, ठीक है, तो यही ऑप्शन यही लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया है। अब ये सॉलिड आइस है, ठीक है, सॉलिड आइस है, ठीक है, सॉलिड आइस में हमने फिर से ऐड कर दिया क्या, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, अब इनको हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो आइस के सब्सटेंसेज हैं, जो सॉलिड सब्सटेंसेज हैं, वो क्या होंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे सबसे पहले तो, ठीक है, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो जीरो होता है वो तो जीरो रहेगा ही वाटर का, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री पे मेल्ट हो गए, ठीक है, पर अभी भी पूरा एलिमेंट नहीं मेल्ट हुआ है, ये जो सॉल्ट्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इनका मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट है -20 डिग्री, ठीक है, -20 डिग्री इनका मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये -20 डिग्री तक जाके मेल्ट होंगे, ठीक है, -20 डिग्री तक जाके मेल्ट होंगे, मतलब इनको और एनर्जी चाहिए तब ये जाके मेल्ट हो पाएंगे, मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा है या फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, इस पे ये फ्रीज रहते हैं, -20 पे ये फ्रीज रहते हैं, फिर पहले -20 से इनको 0 पे लाना पड़ेगा, फिर 0 से आगे और हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये जाके जो है हीट लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा और मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट घटा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 49th। ये बोल रहे हैं कि सॉल्ट इज़ यूज फॉर कुकिंग द फूड एट प्लेसेज ऑन हायर फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सी लेवल पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है, प्रेशर कम होता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है, तो जो चीज़ पहले 100 डिग्री पे बॉयल हो रही थी वो कम प्रेशर होने की वजह से 50 डिग्री पे ही हो रही है, ठीक है, 50 डिग्री पे हो गई, अब बॉइलिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा तो कुछ खाना बन ही नहीं पाएगा, इसके लिए क्या किया जाता है, सॉल्ट ऐड किया जाता है, कि ताकि सॉल्ट ऐड किया गया है ताकि ये अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच जाए, 100 डिग्री पे बॉयल हो। टेम्परेचर इज लो इन ए हायर प्लेसेस, इसका रीजन है, नहीं, इसका रीजन प्रेशर है, ठीक है, एट हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है हायर एल्टीट्यूड पे,
सो वाटर विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर, हमने बताया आपको जो वाटर 100 डिग्री पे होता है लो एल्टीट्यूड्स में, वही वाटर 50 डिग्री में ही बॉयल हो जाता है हायर एल्टीट्यूड्स में, बिकॉज ऑफ प्रेशर। जो लो लेवल पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, ये लो एल्टीट्यूड है, इस पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा प्रेशर लगा रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा प्रेशर लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम जब यहाँ आए हायर एल्टीट्यूड पे आए, ये हायर एल्टीट्यूड है, यहाँ पे इतना ही प्रेशर लग रहा है, इतनी ही एयर कॉलम का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। बाकी एयर कॉलम का प्रेशर नीचे चला जा रहा है, ठीक है। इतने ही इतने एयर कॉलम का प्रेशर लग रहा है, सिर्फ इतने का, ठीक है। बाकी नीचे वाले इतना होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वालों पे इतना पूरा लग रहा है, और जो हायर एल्टीट्यूड्स पे उन पे सिर्फ इतना लग रहा है, ठीक है। हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, तो क्या कि एक बार समझें और रहे दिमाग में। ऐसा नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इतने लकी हैं कि एक ही बार में हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लें, ठीक है। हम लोग चाहते तो ही हैं, लेकिन जो वास्तविकता वो ये है कि थोड़ा टाइम लग जाता है गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स लेने में, स्पेशली पीसीएस आईएएस में, तो अच्छे जो पढ़ने वाले होते हैं वो भी बेचारे कभी कभी पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो वास्तविकता को भी ध्यान में रखते रहना चाहिए, हमेशा बहुत ही आदर्शवादी आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ पढ़िए कि एक ही बार पढ़ें और बाद में बस आप रिवाइज करते चलें, ठीक है, ताकि आप और भी काम कर सकें, सिर्फ एक ही चीज़ में स्टक नहीं होना है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हम पहले एयर कॉलम बना देते हैं, ठीक है। एयर कॉलम ये है, एक है, और दूसरा एयर कॉलम ये सेम ही एयर कॉलम है, ठीक है। और एक इंसान ये लोअर एल्टीट्यूड पे है, और एक इंसान यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पे ये लोअर LA से याद रखिएगा, लोअर एल्टीट्यूड, और ये हायर एल्टीट्यूड HA से, ठीक है, HA हायर एल्टीट्यूड पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा प्रेशर इन पे पड़ रहा है, ठीक है। LA पे, लोअर एल्टीट्यूड पे पूरा का पूरा प्रेशर इन पे पड़ रहा है, ठीक है। तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और हायर एल्टीट्यूड पे क्या है, सिर्फ इतना प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट इनका प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है। बाकी ये जो पार्ट है ये सबसे नीचे वालों पे होगा, ठीक है। तो ये इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट जो है, इतना ग्रीन पार्ट जो हम बता रहे हैं, ग्रीन पोर्शन जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ग्रीन पोर्शन जो हम डार्क कर रहे हैं, सिर्फ इतना पार्ट प्रेशर का लग रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, हाई प्रेशर मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हाई प्रेशर मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखिएगा। हाई प्रेशर मतलब H हाई बॉइलिंग पॉइंट BP, ठीक है। तो ये चीज़ जो हो रही है यहाँ पे, कोई वाटर जो बॉयल होगा वो 100 डिग्री पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। लो प्रेशर हो गया तो लो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लो BP हो गया, लो BP हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे 100 डिग्री पे बॉयल हो रही थी, वो यहाँ पे 50 डिग्री में ही हुई जा रही है, ठीक है। 50 डिग्री में ही बॉयल हुई जा रही है, ठीक है। अब 50 डिग्री में ही चाय खौल जाएगी तो चाय पीने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चाय के जो इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से पकेंगे नहीं, अच्छे से मतलब मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, चाय में थोड़ी सी नमक डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि जब कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी जाती हैं लिक्विड में, तो क्या करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो 50 था, सॉल्ट के डालने पे फिर से 100 हो गया। अब फिर से चाय अच्छी बनेगी, मस्त बनेगी, थोड़ी सी नमकीन चाय बनेगी, पर बढ़िया लगेगी, ठीक है, क्योंकि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हुई हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि एट हाई एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, बिल्कुल सही बात है। सो वाटर विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर, हमने देखा लो टेम्परेचर लो बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। इट टेक्स लॉन्गर टू कुक एट हायर एल्टीट्यूड्स दैन एट सी लेवल, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है और पकने में कम टाइम लगता है। एडिंग अ लिटिल सॉल्ट टू वाटर विल कॉज द वाटर बॉयल एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर विच कैन बी हेल्पफुल वाइल कुकिंग, स्पेशली एट हायर एल्टीट्यूड्स। लो प्रेशर एट लो हाई एल्टीट्यूड्स कॉजेज टेम्परेचर टू बी कोल्डर, ठीक है। तो ये सारी बात हुई, बढ़ते हैं आगे। इस स्लाइड में हम लोग देख लेंगे कि प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पे और मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस इन चीज़ों पे काफ़ी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। विद इंक्रीज्ड प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा?
क्योंकि क्या होगा, दिस इज बिकॉज हायर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए हार्ड होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत कठिन होगा लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लग जाता है, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है कि अपने आप को लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है तब, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसलिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो, ठीक है। ये प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, आपको इतना बस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट होता है, तो ज़्यादातर सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ा तो क्या बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा, और मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ गया। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे मेल्ट होता है, चीज़ें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लिक्विड से सॉलिड में फिर कन्वर्ट हो गई, ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हायर pressure forces molecules close together, making it more difficult for substance to transition from solid to liquid or liquid to solid, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर लगाने पे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर से वही बात हो गई कि बहुत मुश्किल हो जाता है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना या लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में मेल्टिंग होगी और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने में फ्रीजिंग होगी। तो इसलिए क्या होता है, नॉर्मल सब्सटेंसेज में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ जाते हैं प्रेशर के बढ़ाने पे, ठीक है। प्रेशर के बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तीनों पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। लेकिन कुछ अनयूजुअल बिहेवियर्स है जो हमें याद रखना है, क्योंकि जो है क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एक्सेप्शंस थे, ठीक है। सम सब्सटेंसेस एक्सपैंड व्हेन दे फ्रीज, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, किसी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है, ठीक है, वो एक्सपैंड होता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको फ्रीज करने पे, जिनको ठंडा किए जाने पे वो एक्सपैंड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह, ठीक है। अगर हम किसी और चीज़ को ठंडा करेंगे तो वो क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर्स वाले सब्सटेंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि ठंडे होने में क्या होते हैं, वो फ्रीज होने लगते हैं, और गर्म करने पे वो एक्सपैंड, ठंडे करने पे वो क्या होते हैं, ठंडे करने पे वो एक्सपैंड करते हैं, और फ्रीज करने पे क्या होता है, वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। ठंडे होने मतलब कूल करने पे क्या होते हैं, कूल करने पे वो एक्सपैंड होते हैं, ई से एक्सपैंड याद रखिएगा। और फ्रीज करने पे, ठंडा करने पे, कूल और फ्रीज करने पे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, और फ्रीज और कूल यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। फ्रीज और कूल करने पे एक्सपैंड होते हैं, और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब ये हीट होती है, ठीक है। जब हीट होते हैं, जब गर्म होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ठंडे होते हैं तो एक्सपैंड करते हैं। ये उल्टा होता है जनरल प्रिंसिपल के। जनरल प्रिंसिपल में क्या देखते हैं हम लोग, किसी चीज़ को हम लोग हीट करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। और ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हीट करेंगे और कूल करेंगे तो क्या होंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। कूल करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये नॉर्मल बिहेवियर्स के लिए है, ठीक है। ये जो ये ब्लू कलर के राइट साइड में है, ये ब्लू कलर वाला जो डिब्बा है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो नॉर्मल सब्सटेंसेस के लिए है। पर कुछ अनयूजुअल सब्सटेंसेस हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें हीट करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हीट करने पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखिएगा हीट करने पे जहाँ हम येलो येलो हाईलाइट कर रहे हैं वो देखिए, हीट करने पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कूल करने पे या फ्रीज करने पे ये एक्सपैंड होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट टू दिस ब्लॉक, ठीक है। तो ये कौन कौन से मटेरियल हैं, वाटर है, बिस्मथ है, गैलियम है, ठीक है। और भी है पर तीन यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके लिए अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि इनके लिए क्या होता है कि जब फ्रीज होते हैं तब ये एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। जब ये ठंडे होते हैं तो एक्सपैंड करते हैं, गर्म होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज वाई आइस इज लेस डेंस दैन कोल्ड वाटर, ठीक है, देन लिक्विड वाटर। आइस डेंस होती है लिक्विड वाटर से, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ठंडे होने पे क्या होता है, ठंडे होने पे फ्रीज हो जाते हैं और गर्म होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठंडे होने पे फ्रीज होते हैं, गर्म होने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गर्म होने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी लिक्विड वाटर की ज़्यादा होती है आइस से, ठीक है, और इसीलिए फ्लोट करती है आइस पे, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा हो गई लिक्विड की और आइस की कम हो गई, तो लिक्विड क्या हुई, लिक्विड पे फ्लोट करने लगी आइस, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस बिकॉज प्रेशर कन्वर्ट्स एंड एक्सपेंशन दैट अकर्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग, ठीक है। जब प्रेशर लगाया तब इन पे क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे क्या देखा था, प्रेशर लगाने पे
पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा था, पर यहाँ पे वाटर में प्रेशर लगाने पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा बिकॉज प्रेशर प्रिवेंट्स द एक्सपेंशन दैट अकर्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग। ठीक है, तो क्या होगा, एट 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर फ्रीजेज एज 100 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। ठीक है, अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं, एक प्रेशर पे 0 डिग्री पे वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो जा रहा है। लेकिन ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, अगर हमने 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिया तो ये कब फ्रीज होंगे, तब ये -3 पे होंगे। ठीक है, इसी तरह प्रेशर बढ़ता गया तो क्या हुआ, इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी ड्रॉप होता गया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम होता गया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता गया। यही हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल में क्या होता है, प्रेशर बढ़ने पे भी मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, पर वाटर में क्या होता है, वाटर और बिस्मथ और गैलियम के केस में प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इंक्रीज प्रेशर लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इन द सेम वे एज वाटर, ये बिस्मथ के लिए है और गैलियम के लिए भी। देखिए, ये जब सॉलिडिफाई होते हैं तो एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, इन जनरल क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन कब होता है, जब फ्रीजिंग होती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मतलब एग्जाम्पल्स हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जनरल रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर सब्सटेंसेज दैट एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, जो सब्सटेंस फ्रीज होने पे एक्सपैंड होते हैं, जमने पे क्या होते हैं, बढ़ जाता है उनका वॉल्यूम, जैसे वाटर, बिस्मथ और गैलियम। अप्लाइंग प्रेशर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, उनके लिए क्या होगा, प्रेशर जो है फ्रीजिंग पॉइंट घटा देगा। ठीक है, प्रेशर जो है, प्रेशर लगने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा उन लोगों के लिए, उन सब्सटेंस के लिए जो कि फ्रीज होने पे, ठंडे होने पे इनका जो एक्सपैंड होते हैं, जिनका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, ठंडे होने पे जिनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, this because pressure discourages the expansion associated with freezing. Most other substances contract with freezing, so melting point, freezing point increases with pressure. ठीक है, तो यहाँ पे जनरल लोग के लिए बात हो रही है, यहाँ पे वाटर, बिस्मथ और गैलियम लोगों के लिए बात हो रही है। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन RAS का है, 96 का। तो आपसे पूछ रहा है, टू कीप ड्रिंक्स एट सेम टेम्परेचर फॉर क्वाइट सम टाइम द वॉल्स ऑफ थर्मस बॉटल। तो हमने शुरुआत में एक क्वेश्चन किया था कि थर्मस बॉटल में क्यों चीज़ें गर्म या ठंडी रहती हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखती हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो कोटेड होते हैं वो सिल्वर लेयर से कोटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, याद कर लीजिएगा, जो ग्लास है और स्टील है विच इज़ यूज इन थर्मल बॉटल इज कोटेड विद सिल्वर लेयर टू कीप ड्रिंक्स एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो सिल्वर लेयर क्या होते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है, मतलब पुअर कंडक्टर है। ठीक है, हीट का पुअर कंडक्टर, ना हीट अलाउ नहीं करता पास होने के लिए, जिसकी वजह से रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन नहीं हो पाता, और थर्मस बॉटल में हमारी चीज़ें ठंडी रहती हैं या गर्म रहती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सिल्वर लेयर की जो कोटिंग होती है वो करी जाती है। RAS का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे 51st क्वेश्चन पे, UPPCS 2007 का क्वेश्चन है। इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लोथ इन समर। ठीक है, समर में सफ़ेद कपड़ा पहनने में क्यों आसानी रहती है, क्योंकि सफ़ेद जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। काला कपड़ा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए काले कपड़े पहनने में बहुत गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए, दे रिफ्लेक्ट ऑल द हीट, हाँ बिल्कुल सही, यही ऑप्शन होगा। दे रेडिएट हीट, नहीं, रेडिएट हीट तो नहीं करते। दे एब्जॉर्ब पर्सपिरेशन, नहीं। सूदिंग टू द आई, नहीं भाई, कौन सा हमें अपने स्पेशल दोस्त को दिखाना है ना कि हम सफ़ेद में बहुत अच्छे लगते हैं कि काले में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, हमें तो भैया अपने हिसाब से पहनना है, हमें जिसमें गर्मी लग रही है हम वो नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो क्या करता है व्हाइट क्लोथ, दे रिफ्लेक्ट ऑल हीट फॉलिंग ऑन दैम। ठीक है, व्हाइट क्लोथ्स आर कूलर, अभी हमने बताया, दे रिफ्लेक्ट होल लाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन रिपीट हुआ था UPRO में 2016 में। ठीक है, फिर क्या है, 56 क्वेश्चन नंबर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन मतलब एक तरीके से वो जो हम लोग स्वेटिंग होती है उसको पर्सपिरेशन कहते हैं। ठीक है, जो पसीना निकलता है वो क्या करता है, वो क्या, उसका मेन काम क्या होता है पसीने का, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, RAS का क्वेश्चन है 95 का, आंसर ए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। रेगुलेट वाटर, बॉडी वाटर सप्लाई, ये तो बिल्कुल ही गलत है। गेट रिड ऑफ बॉडी पॉइजन, अरे बाप रे, ये कौन सा ऑप्शन है, पॉइजन कहाँ आ गया, जहर वहर ले आ रहे हैं बताओ। ठीक है भैया, ये तो बिल्कुल गलत होगा। और डी, कीप द स्किन पोर्स क्लियर ऑफ डर्ट, कहाँ गंदगी वंदगी आ रही है, ये तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन बना रहा, ऑप्शन में इतना मजा दे देते हैं ऑप्शन में भी। ठीक है, तो जहर डाल दे रहे हैं बॉडी में, मतलब पसीना आ रहा है तो जहरीली बॉडी हो गई, बाप रे बाप। ठीक है, तो फिर क्या देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर।
तो क्या होता है, जब हमारी स्वेटिंग होती है पानी निकलता है, ठीक है, पानी निकलता है, पानी क्या करता है, पानी जो निकलता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारी स्किन में, हमारी स्किन जो आउटर स्किन होती है वहाँ पे जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, जिसकी वजह से हीट एनर्जी लूज कर देती है हमारी स्किन और हमें ठंडा लगता है, ठीक है। इसी तरीके से बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रहता है। Perspiration is often related to heat. When there is a rise in temperature of the surroundings, body heats up and that can be dangerous. The temperature of the body has to be stable as the cells will start to burst. The problem will occur with running of the organs and even heat strokes. तो ऐसा बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म हो जाती है और अगर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं हो पाती है तो क्या होता है, तब हमें हीट स्ट्रोक्स होते हैं और कई तरह की बीमारियां होती हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पर्सपिरेशन, ये पर्सपिरेशन का प्रोसेस है, स्वेटिंग का प्रोसेस है जो कि बॉडी को कूल डाउन करता है। Sweat released onto the body cools it down, and when the watery substance evaporates from the skin, it takes the heat with giving it cooling effect. जैसा हमने बताया, perspiration होता है, sweating होती है, पानी की बूंदें आती हैं, पानी की बूंदें क्या करती हैं, पानी की बूंदें जो स्किन की हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्किन ने लूज की हीट तो स्किन क्या हुई, ठंडी हुई, तो हमें ठंडी लगी, टेम्परेचर मेंटेन हुआ, ठीक है, यही पूरा प्रोसेस होता है। फिर हम लोग देखते हैं 53rd क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस 2012 का है। वी प्रिफर वाइट ड्रेस इन विंटर्स, नहीं नहीं, हम तो ब्लैक ड्रेस पहनते हैं विंटर्स में, क्योंकि ब्लैक अब्जॉर्ब करता है, वाइट तो सब चीज़ रिफ्लेक्ट कर देता है। वाइट ड्रेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स, ये बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ठीक है। ए इज फॉल्स, ए फॉल्स कहाँ है, नहीं ये तो गलत है। ए आर ट्रू, नहीं दोनों गलत है। ए इज ट्रू, नहीं गलत है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, हमने ये अभी इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर 55th क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू पर्सपिरेशन डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे भी, ठीक है। तो हमने देखा था टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है, ठीक है, और इवेपोरेशन बढ़ने से क्या होता है, ये भी देखा था कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब इवेपोरेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, तब भी बहुत दिक्कत होती है पर्सपिरेशन में। जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में तब आप पर्सपायर नहीं करेंगे, इरिटेशन होगी आपको, ये सारी बातें हमने की थी, ठीक है। ह्यूमिडिटी ये कॉन्सेप्ट देखा था कि तभी इवेपोरेशन होगा जब इनके पास एयर पैकेट के पास होल्ड करने की, वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ये ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर सी होगा, बिल्कुल सही है। Loss of water from the body through perspiration depends on both atmospheric temperature and humidity. ज़्यादा टेम्परेचर होगा ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के इवेपोरेट होके कहीं तो जाएंगे, तो जब जाने की जगह ही नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों पे ही डिपेंड करते हैं। The rate of sweating depends on many factors and is increased in proportion to the work rate and environmental pressure and humidity, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 54th क्वेश्चन पे। यूपी आरओ का 2016 का क्वेश्चन है। लाइट क्लोथ्स, बिल्कुल यही बात है, लाइट क्लोथ्स आर पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट, बिल्कुल सही बात है, ये हीट नहीं अब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट क्लोथ्स को प्रेफर किया जाता है समर में, ठीक है। फिर आपसे एमपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन 57th क्वेश्चन पूछ रहा है। अ फैन प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर। ये अभी हमने देखा था कि जब हम पंखे के नीचे खड़े होते हैं और हमारा स्वेट होता है, पूरा स्वेटी बॉडी होती है, पर्सपायर कर रहे होते हैं, पसीना निकल रहा होता है, तो क्या करता है पंखा, पंखा क्या है, तेज हवाएं फेंकता है। तेज हवाएं फेंकने से क्या होता है, इवेपोरेशन जल्दी होता है, ठीक है, इवेपोरेशन जल्दी होता है, ठीक है। इवेपोरेशन जल्दी होने से क्या होता है, इवेपोरेशन मतलब कब होगा, जब जो स्वेट है, जो स्वेट में जो वाटर है, लिक्विड है स्वेट की, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। हीट एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करती है, स्किन की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। स्किन ने हीट एनर्जी लूज की और लिक्विड ने एब्जॉर्ब की। लिक्विड ने एब्जॉर्ब की हीट एनर्जी तो कैसे हुई, क्या हुआ उसके साथ, तो उसके साथ इवेपोरेशन हुआ, उसके साथ तो इवेपोरेशन हो गया, वो तो उड़ गई। स्किन की हीट के साथ क्या हुआ, स्किन की हीट ने लूज कर लिया और उसको क्या फील हुआ, कूलिंग इफेक्ट फील हुआ, ठीक है। तो पर्सपिरेशन को या स्वेट को बढ़ाने के लिए, रैपिडली बढ़ाने के लिए हम ये फैन के नीचे फैन के नीचे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था इवेपोरेशन कब तेज होता है, जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं। हवाएं तेज चलने की वजह से इवेपोरेशन बहुत हाई होता है। इवेपोरेशन बहुत हाई होता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है, ठीक है। तो 57 का आंसर ऑप्शन बी होगा। इन समर सीलिंग फैन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैन हेल्प to cool your home by pushing cool air down during hot summer months. Through this wind chill effect can work to your advantage by providing a breeze that can help evaporate skin moisture quickly, creating a cooling feeling, ठीक है। तो स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो जल्दी कूल हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन क्या करता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है।
50th क्वेश्चन, इन एन अर्दन पिचर, अर्दन पिचर क्या है, मटका है हमारे यहाँ, जो सुराही होती है उसको अर्दन पिचर कहते हैं। वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, तो ये तो हमने देखा था इवेपोरेशन के प्रोसेस से। ये क्या होता है, ये मटका है, ये मटके में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मटका मिट्टी का बना होता है ना, मिट्टी के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, मिट्टी के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मिट्टी में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स यहाँ जाके पोर्स होता है, और ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। ठंडी में क्या हुआ, गर्म, एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, सॉरी गर्मी में क्या हुआ, एटमॉस्फेयर गर्म रहता है, तो ये पानी वेपराइज हो गए, इवेपोरेट हो गए, यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेपर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, वेपर्स यहाँ पे जो पोर्स हैं छोटे छोटे यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। वेपर्स क्या कर रहे हैं, वेपर्स जो लिक्विड की हीट है, लिक्विड की हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड की हीट को वेपर्स यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है, वेपर्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो क्या हो गया, तो जो लिक्विड की जो हीट थी वो लूज हो गई है, ठीक है, लिक्विड की हीट लूज होकर कहाँ एब्जॉर्ब हो गई है, वेपर्स में हो गई है, ठीक है। तो इवेपोरेशन हुआ है, इवेपोरेशन हुआ है वेपर्स का, वेपर्स फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट लिक्विड की, इससे क्या होगा, लिक्विड की जो हीट लूज हुई तो हीट जो ड्रिंक है, जो पानी है मटके में, वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। वाटर रिमेन्स कोल्ड इन एन अर्दन पिचर बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, हमने देखा। व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैसियस और वेपर स्टार्ट विदाउट बॉइलिंग, इट नोन एज वेपर इवेपोरेशन, ठीक है। हाँ, तो ये हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि इवेपोरेशन इज चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैसियस और वेपर स्टेट विदाउट बॉइलिंग, ठीक है, विदाउट बॉइलिंग। बॉइलिंग कब होगा, जब सारी ड्रॉपलेट जो है बॉयल हो जाएंगे, ठीक है। इवेपोरेशन कब होता है, जब आउटर सरफेस या जो सरफेस पे है वहाँ पे इवेपोरेशन, जो थोड़े से अपर लिक्विड होती है वो क्या करती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके एस्केप कर जाती है वेपर के फॉर्म में, ठीक है। ये सारी बातें हमने इवेपोरेशन वाले कॉन्सेप्ट में की हैं, आप प्लीज जाके वो चैप्टर देखिएगा, ठीक है। तो अर्थिन पिक्चर इज मेड ऑफ मड एंड हैज मेनी माइन्यूट पोर्स, जैसा कि हमने बताया, इट इज थ्रू दीज पोर्स दैट वाटर प्लेज इनसाइड द वाटर ऊजेज आउट, ठीक है, तो वाटर इससे ऊज आउट हो जाता है। नाउ टू इवेपोरेट वाटर नीड्स टू एब्जॉर्ब हीट विच विल चेंज इट टू वेपर, तो वेपर से चेंज होता जाता है, हीट एब्जॉर्ब होती जाती है। द ओनली वे द वाटर ऊजिंग आउट ऑफ द पिक्चर्स कैन टर्न टू वेपर इज बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द लिक्विड, हमने बताया हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं स्टीम जो होती है इवेपोरेशन के टाइम पे, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है जो लिक्विड है मटके के अंदर, जिसकी वजह से वो ठंडी हो जाती है, पानी ठंडा रहता है, दस वाटर बिकम्स कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, RAS का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ऑन अ स्पेसिफिक डे एंड टाइम, किसी भी स्पष्ट दिन या स्पष्ट टाइम पे, समय पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है 48 डिग्री और चूरू में होता है, चूरू राजस्थान में है, और 24 डिग्री शिमला में होता है, ठीक है। तो दो टेम्परेचर हमें दिए हुए हैं, 48 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दो मेटल कप्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स हैं और उनमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, दो आइडेंटिकल कप्स हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी भरा हुआ है किस टेम्परेचर पे, तो एक पे है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो चूरू में है, सी से चूरू याद रखिएगा, और 71 डिग्री है शिमला में, ठीक है, ये शिमला में है, ठीक है, ये शिमला में है। आउटर टेम्परेचर कितना है शिमला का, आउटर टेम्परेचर है 24 डिग्री, और चूरू का आउटर टेम्परेचर कितना है 48, ठीक है, 48, ठीक है, 48, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखते हैं विच वन ऑफ दीज कप्स रीच रूम टेम्परेचर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ का रूम टेम्परेचर 48 है और यहाँ पे शिमला में रूम टेम्परेचर 24 है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर कैसे पहुंचेंगे, हीट लूज कर करके, ठीक है, हीट लूज कर करके। 95 डिग्री है, 48 डिग्री पे जाना है, तो 95 माइनस 48 कितना होता है 47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री जो है पहुंचेंगे ये, ठीक है। 47 डिग्री इनको, मतलब एक तरीके से अगर हर मिनट पे 47 1 डिग्री कम हो रहा है तो इनको 47 मिनट लगेगा, ठीक है। अगर हम यही एप्लीकेशन यहाँ पे करते हैं, 71 से 24 पे जाना है और हर एक मिनट में 1 डिग्री कम हो रहा है, तो 71 माइनस 24 कितना होता है, ये भी 47 होता है, ठीक है। तो दोनों जो है सेम टाइम पे पहुंचेंगे, दोनों सेम टाइम पे रूम टेम्परेचर पे पहुंचेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम समय लगा रहे हैं रूम टेम्परेचर पे पहुंचने में, ठीक है, इसलिए ये होता है, ठीक है। तो ये एक न्यूटन का लॉ होता है, रेट ऑफ हीट लॉस होता है, जो हीट लॉस का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट लॉस, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा हीट लॉस, ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट लॉस। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सेम है, 47 डिग्री यहाँ पे भी है, 47 डिग्री चूरू में भी है। किसके किसके डिफरेंस, तो हीट जो लिक्विड है कंटेनर में, कप में, उसका, और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, चूरू में सराउंडिंग टेम्परेचर 48 है और जो कप रखा है चूरू में ही वहाँ पे 95 डिग्री है, ठीक है। और इनका टेम्परेचर
डिफरेंस क्या हो गया, इनका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 47 डिग्री। इसी तरीके से शिमला की बात करते हैं, तो शिमला में के कप में जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो 71 डिग्री है और शिमला का टेम्परेचर 24 है। तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 47 है। ठीक है, 47 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हीट लॉस दोनों का बराबर ही होगा, हीट लॉस दोनों का बराबर होगा और दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, दोनों सेम टाइम पे ही रूम टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा हीट लॉस उतना ज़्यादा होगा जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, हीट लॉस ज़्यादा होगा, हमेशा याद रखिएगा, ये न्यूटनियन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटनियन लॉ है। ठीक है, न्यूटनियन लॉ है, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा हीट लॉस होगा, रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। हायर टेम्परेचर डिफरेंस हायर हीट लॉस, मतलब ज़्यादा ठंडी हो जाएगी बॉडी। ठीक है, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा सब्सटेंस अगर टेम्परेचर डिफरेंस उनमें किसी भी सब्सटेंस और उनके सराउंडिंग टेम्परेचर में ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं 60th क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन आ गया है हमारा, यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि अ हॉट बॉडी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 75 डिग्री इन 25 सेकेंड्स। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री ये कितनी देर में पहुंच गए हैं, तो 15 डिग्री ये 25 सेकंड में पहुंच गए हैं। ठीक है, 15 डिग्री ये 25 सेकंड में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब फिर आगे बोला जा रहा है कि वही बॉडी 75 डिग्री से 60 डिग्री आने में कितना टाइम लगाएगी। ठीक है, 75 डिग्री से 60 डिग्री आने में, ठीक है, 75 डिग्री से 60 डिग्री आने में कितना टाइम लगाएगी, 75 से 60 में। ठीक है, सॉरी 90 से 75 हो गया था 25। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है 25 सेकंड में। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है 25 सेकंड में। ठीक है, अब ये 75 से 60 पे जाना है, मतलब 15 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, 15 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे 25 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस था। तो ज़्यादा तेजी से कूल कौन होगा, पहला वाला होगा, ये 25 सेकंड में बहुत जल्दी हो गया है। ठीक है, अब टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया है तो क्या मतलब है कि रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो गई, रेट ऑफ लूजिंग मतलब रेट ऑफ हीट लॉस भी कम हो गया, सॉरी रेट ऑफ हीट लॉस भी कम हो गया। ठीक है, हीट लॉस कम हो रहा है तो क्या होगा, कूलिंग में टाइम लग रहा है। ठीक है, कूलिंग में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा टाइम लेगा, 25 सेकंड से तो ज़्यादा ही लेगा। ठीक है, तो 25 सेकंड से तो ज़्यादा ही लेगा। इसका आंसर क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए 25 सेकंड नहीं, बराबर सेकंड नहीं लेगा, क्योंकि क्या होता है कि रेट ऑफ हीट लॉस डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। एक बार में पहली केस में टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री है, दूसरे केस में 15 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, तो 25 डिग्री वाला जल्दी कूल होगा कंपेयर्ड विद 15 डिग्री वाला। ठीक है, तो 15 डिग्री जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा, तो मोर देन 25 सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर ऑप्शन बी देखते हैं, लेस देन 25 सेकंड्स नहीं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा हो जाता, लगभग 23 डिग्री हो जाता, तब वो लेस देन 25 सेकंड्स हो जाता, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतनी तेजी हीट लॉस होती है। ठीक है, फिर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी मोर देन 25 सेकंड्स, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, नथिंग कैन बी सेड, ये तो गलती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, तो रेट ऑफ लॉस जो है, हीट लॉस जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट लॉस। ठीक है, उतना ज़्यादा ही हीट लॉस। यहाँ पे 25 डिग्री था, यहाँ पे हमने पहले केस में देखा था 25 डिग्री था। ठीक है, 25 डिग्री था तो हीट लॉस 25 सेकंड में हुआ। उसके बाद जब टेम्परेचर डिफरेंस घट गया 15 डिग्री, तो वो 25 सेकंड से ज़्यादा लेगा हीट लॉस करने में। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। 61st क्वेश्चन यूपीपी से 2003 का है। इन द सीजन ऑफ समर वी एक्सपीरियंस अ ह्यूमिड हीट। ठीक है, वी एक्सपीरियंस ह्यूमिड हीट व्हेन वेदर, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ह्यूमिड वेदर। देखिए डायरेक्ट यही ऑप्शन ही में दिया हुआ है, एक्सपीरियंस ह्यूमिड हीट जब ह्यूमिड वेदर होगा। ये तो पता नहीं कैसा ऑप्शन था। ठीक है, स्टार्ट ऑफ समर, मिडिल ऑफ समर, स्कॉर्चिंग वेदर, ये क्या है, ह्यूमिड वेदर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग 62nd क्वेश्चन देखते हैं, यूपी आर ओ का क्वेश्चन है। जेरिक कंडीशन क्या होता है, जेरिक कंडीशन होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। ठीक है, जेरिक कंडीशन क्या होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है, जनरली डेजर्ट में देखा जाता है ये। ठीक है, तो जेरिक कंडीशन रिफर्स टू लो ह्यूमिडिटी। जेरिक कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। दीज कंडीशन एग्जिस्ट इन एरिड हैबिटेट्स, एक्सट्रीमली कोल्ड हैबिटेट्स एंड इन सॉल्ट मार्शेस। ठीक है, तो राजस्थान में जो कैक्टस होते हैं वो सब जेरिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो लो ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि वाटर सप्लाई ही इतनी कम होती है, पानी ही नहीं बरसता है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है। ठीक है, तो जेरिक कंडीशन इन्हीं सारी चीज़ों को कहा जाता है, मरुस्थलीय कंडीशंस को
वेरी कंडीशंस कहा जाता है। ठीक है, 63rd पे मूव करते हैं। यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स एनर्मस प्रेशर ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको एयर कॉलम बताया था, एयर कॉलम यहाँ पे बताया था कि हम यहाँ पे हैं और हम पे जो एयर है एनर्मस प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, बट वी डोंट फील इट बिकॉज क्योंकि हमारे अंदर ये हम है, हमारे अंदर जो ब्लड है उसका भी एक प्रेशर है। तो जितना ब्लड का प्रेशर है उतना ही है जितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें लग रहा है। ठीक है, लगभग ज़्यादा ही है जबकि। ठीक है, तो अवर ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ऑप्शन ए एकदम सही होगा। ऑप्शन बी वी आर यूज्ड टू इट, नहीं भाई ये कैसा ऑप्शन है। अवर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अरे बाप रे, बहुत ही वाहियात ऑप्शन है भाई ये तो। द सरफेस एरिया ऑफ आवर हेड इज वेरी स्मॉल, बाप रे बाप, गजब है भाई, गजब है, मजा आ गया। ठीक है, तो ये इनमें से तो वैसे भी अगर आपको नहीं भी पता है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, तो भी यार वी आर यूज टू इट, ये कैसी बात होती भाई। हम प्रेशर में यूज टू हो गए हैं या हमारी हड्डियां स्ट्रांग हैं? हड्डियां कमजोर भी तो होती हैं, तब क्या हमारा शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं क्या प्रेशर से? ऐसा तो नहीं होता। और सरफेस एरिया हर हेड इज स्मॉल, तो हमारा खोपड़े का सरफेस एरिया कम है, तो इसका क्या मतलब, इससे तो कोई रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, चलिए खैर मजाक मस्ती हो गया। अब हम लोग 63rd क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है एनर्मस प्रेशर हमारे पर डाल रहा है, पर काउंटर प्रेशर हमारा ब्लड दे रहा है। ठीक है, ब्लड जो फ्लो होता है हमारी धमनियों में, आर्टरीज में, वेन्स में, वो काउंटर प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से प्रेशर बैलेंस हो जाता है, और जबकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा देता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे। ठीक है, वी फील दिस प्रेशर इन वाटर बिकॉज प्रेशर अंडर वाटर इज ग्रेटर। ठीक है, तो प्रेशर वाटर में फील क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो वही है और वाटर कॉलम का भी प्रेशर है, तो जब वो तब हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है हमारे ऊपर प्रेशर, तब हमें प्रेशर फील होता है। ठीक है, तो ये 63rd ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 64th ऑप्शन की ओर। 64th ऑप्शन की ओर ये क्या बोल रहा है? IAS 2002 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा है गलत है? ठीक है, कौन सा गलत है? ऑप्शन ए बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सोल्यूशन इज हायर देन प्योर वाटर। वाटर सोल्यूशन मतलब इनके पास कोई और सोल्यूशन होगा, कोई और इम्प्योरिटीज होंगी, तभी तो ये वाटर सोल्यूशन है, प्योर वाटर नहीं है। ठीक है, वाटर सोल्यूशन में कुछ भी प्योर वाटर में हमने देखा था, अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो वाटर सोल्यूशन हो जाता है, सॉल्ट ऐड करते हैं तो वाटर सोल्यूशन हो जाता है। सॉल्ट ऐड करने पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। ये सारी बातें हमने देखी थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सोल्यूशन इज हायर देन प्योर वाटर, क्योंकि वाटर सोल्यूशन में कुछ इंप्योरिटीज होंगी जो कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं। बिल्कुल सही बात है। एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू अ सोल्यूशन इंक्रीजेज इट्स वाटर पोटेंशियल, नहीं नहीं ये गलत हो सकता है, बी मेरे हिसाब से गलत होगा। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। सी क्या बोल रहा है? वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन इज लोअर देन वाटर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। बिल्कुल सही बात है, जो भी वाटर वेपर का प्रेशर होता है ऑफ एनी सोल्यूशन, वेपर का सोल्यूशन हमेशा लोअर रहता है वाटर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर से। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ये सोल्यूशन में कोई भी सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में मान लीजिए सॉल्ट है, तो सॉल्ट का तो कोई वेपर बनेगा नहीं। ठीक है, वेपर उसका बनेगा नहीं, तो सॉल्ट का वेपर जब नहीं बना तो सॉल्ट का प्रेशर भी तो नहीं बना, इंप्योरिटीज का प्रेशर भी तो नहीं बना, जबकि प्योर वाटर में सारे के सारे पानी है, सारे का सारा प्रेशर हो रहा है। ठीक है, तो वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन उसका लो होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर ऑप्शन डी बोल रहा है व्हेन अ सोल्यूशन इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन वाटर कैन बी स्टॉप्ड बाय गिविंग प्रेशर टू द सोल्यूशन। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू प्योर वाटर इन इट्स रेफरेंस कंडीशंस। इट क्वांटिफाइज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, जो हमारे यहाँ आरओ होता है वो ऑस्मोसिस पे काम करता है। ठीक है, जो कि टेंडेंसी क्रिएट करता है वाटर के मूवमेंट की। ऑस्मोसिस, ग्रेविटी, मैकेनिकल प्रेशर एंड मैट्रिक्स इफेक्ट्स सच एज कैपिलरी एक्शन। द एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स इन वाटर लोअर्स इट्स वाटर पोटेंशियल बाय विच इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। एडिंग सॉल्यूट मेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऐड करने से क्या होता है, वाटर पोटेंशियल जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जो किसी भी सोल्यूशन का है वो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल कम कर देता है, सॉरी वाटर पोटेंशियल सोल्यूट के मिला देने से कम हो जाता है, ना कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जो होता है वो मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट टेंडेंसी होती है फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये इफेक्ट होती है अगर उस पर कोई भी सोल्यूशन मिला दिया जाता है। ठीक है, तो वो बढ़ जाता है, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक है, एडिंग सोल्यूट्स मेक द वाटर मॉलिक्यूल्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, एंड दिस रिड्यूसेस द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, तो इससे वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि सोल्यूट ऐड कर दिए गए हैं, अब वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं कंपैरिजन में प्योर वाटर के, जिससे क्या होता है वाटर पोटेंशियल घट जाता है। ठीक है,
फिर हमसे पूछा है 65th क्वेश्चन में, यूपीपीसीएस 94th का क्वेश्चन है, व्हाई डज वाटर बॉयल एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हायर लैटिट्यूड्स। हमने बात की थी हायर एल्टीट्यूड्स में प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड। ऑप्शन एकदम सही है, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अपना 66 देखते हैं। ये बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। बिल्कुल हमने देखा था, बॉइलिंग पॉइंट घटता रहता है, ठीक है। जो बॉइलिंग 100 डिग्री पे होती है लोअर एल्टीट्यूड में, वही बॉइलिंग 50 डिग्री पे हो जाती है हायर एल्टीट्यूड में, ठीक है। क्यों, रीजन क्या होगा इसका, एटमॉस्फेयर फेरिक इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। नहीं भाई, एटमॉस्फेयर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, फिर क्या होता है, जो है जल्दी बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है। तो इसका ए सही है, सी गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर एल्टीट्यूड्स में डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, हाँ, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।